Ignited Minds Tutorials has uploaded videos covering the topic of pastoralists in the modern world for class 9 in CBSE in geography. Okay, so people, we are going to start with this new chapter which is pastoralist. ठीक है, अभी pastoralist मतलब होते क्या हैं? What are pastoralist? Pastoralist मतलब होते हैं आपके चरवाहे। चरवाहे मतलब जो लोग गाय भैंस या कैटल को पालते हैं और एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते रहते हैं इन ऑर्डर टू फीड देम। ठीक है, और इनको अपना जो चॉइस करना पड़ता है, ठीक है, चॉइस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मूव। सो दैट इज बेसिकली a lot dependent on the grass that is available, किस तरीके का ग्रास कहाँ पे अवेलेबल है, and so on and so forth. तो pastoralist in the modern world, ठीक है, in this chapter you will read about the nomadic pastoralist. Nomadic मतलब क्या होते हैं? बंजारे। ठीक है, what do we exactly mean by nomadic? ठीक है, nomadic मतलब होते हैं बंजारे। Nomadic pastoralist, nomads are people who do not live in one place but move from one area to another area to earn their living. ठीक है, तो nomads क्या होते हैं भाई साहब? एक जगह पे रहने वाले नहीं होते हैं ये। ठीक है, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नोमैड्स मतलब होते हैं बंजारे। ठीक है, दे कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस, दे बेसिकली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ओके। हैव यू एवर वंडर्ड व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम एंड व्हेन दे आर हेडेड? भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं? ठीक है, हमको दिखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कोई परमानेंट ड्वेलिंग हाउस नहीं है, जिनकी कोई परमानेंट प्रॉपर्टी या परमानेंट फ्लैट या परमानेंट झोपड़ा जो भी है वो नहीं है। They keep on shifting from one place to another. These are known as nomads. तो nomads क्या करते हैं भाई साहब? पूरे फैमिली के साथ अपने गाय भैंस और सब कुछ साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे समझो एक ग्रुप है, अपने पूरे गाय भैंस के साथ भाई साहब एक जगह पे आया, वहाँ की घास खत्म हो गई, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट स्टे देयर, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली फीड ऑन, तो फिर वो आगे मूव करेंगे। सो नोमैड्स आर दीज टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, सो नोमैड्स भाई साहब, डू यू नो हाउ दे लिव एंड अर्न, व्हाट देयर पास्ट हैज बीन? In this chapter you will see how pastoralism has been important in societies like India and Africa. ठीक है, तो इंडिया और अफ्रीका में पहले से ही डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, जिसके वजह से काफ़ी सारा पैस्टोरलिज्म है। मतलब ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे अपना गुजर बसर करते हैं। ठीक है, उन एनिमल्स को वो अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे वो एनिमल्स को मिल्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे लेबर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे भाई साहब मूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दीज आर पैस्टरलिस्ट। ठीक है, पैस्टरलिस्ट मीट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पूरी जिनकी एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स व्हाट? दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। ठीक है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ पैस्टरलिज्म हैज बीन इंपॉर्टेंट in societies like India and Africa. So in the mountains, Gujjar Bakarwals of Jammu and Kashmir are great herders of goat and sheep. ठीक है, तो यहाँ पे गुज्जर बाकरवाल्स बोलते हैं हम इनको, जम्मू एंड कश्मीर के, और ये भाई साहब ग्रेट हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप। तो गोट एंड शीप से बेसिकली इनको क्या लेना देना है? गोट से मीट और मिल्क, और शीप से मिलता है वुल। सिंस जम्मू एंड कश्मीर इज बेसिकली अ कोल्ड एरिया, इट रिक्वायर्स वार्म ब्लैंकेट्स या वार्म हम बोल सकते हैं भाई साहब आपके जैकेट्स वगैरह जो बनते हैं आपके वुल से। ठीक है, सो गुज्जर बाकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दीज आर नोन एज गुज्जर बाकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हर्ड्स, हर्ड मतलब क्या होता है? ये भाई साहब ये कुछ गड़बड़ है, एक मिनट चलते हैं भाई साहब, एक बहुत बड़ी भीड़ को लेकर चलते हैं। ठीक है, गुज्जर बाकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट हर्डर्स ऑफ बोथ गोट एंड शीप। They established themselves in the area and moved annually between their summer and winter grazing grounds. ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइमेट की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटी है भाई साहब जम्मू एंड कश्मीर में। कभी एक तो दूंगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी क्लाइमेट की एक्सट्रीमिटी है भाई साहब समर एंड विंटर कंडीशंस में। ठीक है, तो समर एंड विंटर में ग्रेजिंग ग्राउंड्स में काफ़ी सारा फर्क आ जाता है भाई साहब। समर में आपका बर्फ़ पिघल जाता है, लेकिन विंटर में बर्फ़ आ जाता है, तो इसीलिए इनको भाई साहब कॉन्स्टेंटली मूव करना रहता है। ठीक है, सो द सेम प्लेसेज विच आर गुड ग्रेजिंग ग्राउंड्स ड्यूरिंग द समर सीजन विल बिकम ऑलमोस्ट नथिंग व्हेन इट कम्स टू विंटर सीजन बिकॉज ऑफ स्नोफॉल एंड ऑल। ठीक है, तो दे विल नॉट बी no longer be grazing grounds. So winter में high mountains were covered with snow, तो काफी ज्यादा स्नो कवर होता है। They lived with their herds in
द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। तो भाई साहब विंटर में भाई जब देखो इनका क्या होता है, कैसा मूवमेंट होता है देखो, ठीक है। विंटर में क्या होता है, जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो ज्यादा करके किससे कवर हो जाते हैं, स्नो से कवर हो जाते हैं। सो अभी ये क्या करेंगे, ये चरवाहे नीचे की तरफ आ जाते हैं, लो हिल्स, ठीक है। लो हिल्स में उतना स्नो कवरिंग नहीं होता है, शिवालिक रेंज में ये आ जाते हैं अपने आप को शिफ्ट करके, ठीक है। ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हियर प्रोवाइडेड पास्चर फॉर देयर हर्ड्स। पास्चर मतलब होता है चारा, ठीक है, जो हम गाय भैंस या भेड़ बकरियों को देते हैं, ठीक है, कैटल को देते हैं। तो पास्चर मतलब होता है चारा। सो दे ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट, स्क्रब मतलब क्या होता है, देखो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, बहुत मोटे मोटे पेड़ नहीं, जो छोटे छोटे हाइट वाले पेड़ होते हैं उनको हम बोलते हैं स्क्रब्स, ठीक है। तो ये ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट यहाँ पे है, प्रोवाइड पास्चर फॉर देयर हर्ड्स। सेवरल हाउस होल्ड कम टूगेदर फॉर दिस जर्नी। सो बहुत सारे लोग भाई साहब एक साथ आते हैं फॉर दिस जर्नी, मतलब ये एक जगह पे अपने आप को नहीं रख पाते हैं, दे हैव टू कम डाउन ड्यूरिंग विंटर सीजन, दे हैव टू कम डाउन फ्रॉम द हाई माउंटेनियस एरियाज which are mostly covered with snow to the low lying areas of शिवालिक, ठीक है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, नोन एज काफिला। काफिला बोलते हैं ना, मतलब एक झुंड बांध के जा रहे हैं, पूरी फैमिली along with all the cattle along with them, तो इसको हम बोलते हैं काफिला, काफिला मूवमेंट, ठीक है, ओके। क्रॉस द पीर पांजल passes and enter the valley of Kashmir, okay। Summer snow melted and the mountain slides are lush green। तो भाई साहब समर में क्या हो जाता है, स्नो मेल्ट हो जाता है और माउंटेन साइड्स भाई साहब फिर से ग्रीन हो जाते हैं, तो ये फिर से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, दे अगेन कम अबव, ठीक है। वैरायटी ऑफ ग्रासेस दैट स्प्राउटेड प्रोवाइड रिच न्यूट्रिशियस फॉरेस्ट फॉर द सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्रासेस होते हैं। उठ उधर से, एकदम लास्ट में आकर बैठ, एकदम लास्ट में। अब की बार पकड़ा गया ना सीधा बाहर कर दूंगा, बाहर जाके एग्जाम देना, वहां पे लोग देखते रहेंगे। वैरायटी ऑफ ग्रासेस दैट स्प्राउटेड, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ग्रासेस हैं जो स्प्राउट होते हैं और रिच न्यूट्रिशियस फॉरेस्ट होता है, इसमें भाई साहब रिच न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, फॉर द एनिमल हर्ड्स, ठीक है। तो ये वापस आ जाते हैं, मतलब हाइयर एरियाज में वापस आ जाते हैं, दे कम बैक। फॉर्डर फॉर एनिमल, फॉरेज मतलब फॉर्डर फॉर एनिमल। एंड ऑफ सेप्टेम्बर बाकरवाल्स वेर ऑन द मूव अगेन, दिस टाइम ऑन देयर डाउनवर्ड जर्नी बैक टू देयर विंटर बेस। तो फिर से ये शिवालिक की तरफ आते हैं ताकि भाई साहब ये जो उस टाइम पे जो स्नो होगा उसको अवॉइड कर सकें, ठीक है। सो इस तरह से ये मतलब साल में 2-3 बार ऊपर नीचे करते रहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली क्लाइमेटिक रीजंस, ठीक है। सो हाई माउंटेन्स वेर कवर्ड विथ स्नो, ठीक है, ये आपके स्नो कवर्ड माउंटेन्स, यही माउंटेन्स जहाँ पे वो लोग आराम से अपने कैटल को चढ़वा रहे थे। अभी क्योंकि विंटर सीजन है तो और काफ़ी डीप स्नो है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भाई साहब उनको चारा नहीं मिल सकता है, ठीक है, उनके एनिमल्स को चारा नहीं मिल सकता और उनकी लाइफ में भी तकलीफ बढ़ने वाली है, तो इसीलिए नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ऊपर नीचे ऐसे करते ही रहते हैं, ठीक है। दे कीप ऑन गोइंग अप द माउंटेन एंड कमिंग डाउन द वैलीज एज वेल। हर्ड्स वेर ग्रेज्ड इन द लो हिल्स, तो लो हिल्स में जहाँ पे अभी तक बर्फ नहीं पहुँचा है वहाँ पे हर्ड्स की ग्रेजिंग होती है। डिफरेंट एरिया ऑफ द माउंटेन्स, गार्डी शेपर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश had a similar cycle of seasonal movement, ठीक है। गद्दी शेपर्ड्स, दे टू, शेपर्ड्स मतलब क्या होता है समझते हैं, व्हाट आर शेपर्ड्स, चरवाहे, ये जो भेड़ बकरी लेकर जो घूमते हैं उनको हम बोलते हैं शेपर्ड्स, ठीक है। गद्दी शेपर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश had a similar cycle of seasonal movement, they too spend their winter in the low hills of शिवालिक रेंज, grazing their flocks in स्क्रब फॉरेस्ट। तो स्क्रब फॉरेस्ट में भाई साहब इनको ग्रेज कराते हैं। स्क्रब मतलब छोटे छोटे प्लांट, ठीक है, ये इतने बड़े हाइट के जो प्लांट्स होते हैं, जंगली जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्क्रब्स, ठीक है। दे आर नॉट ट्रीज, ठीक है, और ट्रीज कभी हो भी नहीं सकते, वो उतने ही हाइट रहेगा उनका। बाई अप्रैल दे मूव्ड नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहौल एंड स्पीति। स्पीति वैली बेसिकली एक बहुत मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन है। स्पीति वैली में बहुत सारे लोग जाते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल सीन्स है वहाँ पे, ठीक है, माउंटेन एरियाज हैं। When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved to the higher mountain meadows, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हायर माउंटेन में फिर से वापस चले जाते हैं। सो अ गुज्जर मंडप ऑन द हाई माउंटेन्स इन सेंट्रल गारवाल, ठीक है, ये गारवाल में है भाई साहब, ठीक है, इसको मंडप बोलते हैं। द गुज्जर कैटल हर्डर्स लिव इन दीज मंडप्स, तो जो भी कैटल हर्डर्स होते हैं इन मंडप्स में रहते हैं, ठीक है। मेड ऑफ रिंगाल, अ हिल बैम्बू, ठीक है, एंड ग्रास फ्रॉम बुग्याल। मंडप वॉज ऑल्सो अ वर्क प्लेस, here the Gujjar used to make ghee which they took down for sale।
तो इनके जो मतलब आपके एनिमल्स होते हैं, उनके एनिमल से दूध निकालकर उससे दूध से भाई साहब घी बनाते हैं और इस घी को वो नीचे सेल करते हैं, ठीक है। विच दे टुक डाउन फॉर सेल इन रिसेंट ईयर्स दे हैव बिगन टू ट्रांसपोर्ट द मिल्क डायरेक्टली इन बसेज एंड ट्रक्स। तो पहले क्या होता था, देखो क्यों घी बनाते रहेंगे ये, हाँ हाँ, तो मिल्क भी तो बेच सकते हैं। क्यों खराब हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये ऐसे जगह पे रह रहे, माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है भाई साहब। जैसे आपको भाई साहब यहाँ पे रोड्स मिल रहे हैं, वैसे रोड्स नहीं होते वहाँ पे, तो ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है। तो अगर इन्होंने भाई साहब मिल्क प्रोड्यूस किया, वो मिल्क मार्केट तक जाते जाते खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी मिल्क का अगर इन्होंने घी बना डाला तो घी खराब नहीं होगा, ठीक है। तो घी को आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो जो मिल्क यहाँ पे वो निकालते थे, उसका घी बनाकर बिकते थे। लेकिन आज की तारीख में अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इंप्रूवमेंट से दे आर एबल टू ब्रिंग द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय देम आल्सो टू द मार्केट, ठीक है। So which they took down for sale. In recent years, they have begun to transport the milk directly in buses and trucks. ठीक है, these mandaps are about 10,000 to 11,000 feet. ठीक है, so आपके 10,000 से 11,000 फीट, ठीक है। Buffaloes cannot climb any higher. इससे ज्यादा भाई साहब buffaloes climb नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कैटल है इससे ज्यादा हाई क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, उनका बॉडी जवाब दे देगा, ठीक है। They will not be able to cope up with that high range. So that is the most highest that they can go, 10,000 to 11,000 feet. That is the highest that they can go. They cannot go beyond this because their herds would not be able to survive. ठीक है, okay. Okay, यहाँ पे देखो गाडीज वेटिंग फॉर शेयरिंग टू बिगिन। तो ये गाडीज हैं, ठीक है, वेटिंग, ये गाडीज मतलब ये लोग हैं, ठीक है, इनको गाडीज बोला जाता है, ठीक है। दे आर वेटिंग फॉर शेयरिंग टू बिगिन। इन शीप्स को भाई साहब शेयर किया जाएगा, मतलब इनके वुल को निकाला जाएगा, ठीक है। इट्स लाइक शेविंग, ठीक है। दे विल नॉट बी डेड आफ्टर दिस, ठीक है। उल वैली नियर पालमपुर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब इनकी शेयरिंग होगी, ठीक है, और इससे वुल प्रोड्यूस होगा। September they began their return movement. On the way they stopped once again in the villages of Lahul and Spiti, reaping their summer harvest and sowing their winter crop. तो एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ अभी यहाँ पे विंटर क्रॉप, क्योंकि अभी क्रॉप का सीजन आ गया, विंटर में ये क्रॉप्स उगा सकते हैं, ठीक है। तो विंटर क्रॉप ये उगा सकते हैं, रीविंग देयर विंटर क्रॉप। They descend with their flock to their winter grazing grounds in the Shivalik hills. अप्रैल में भाई साहब क्या करते हैं, once again they began their march with their goats and sheep to the summer meadows. तो ऊपर नीचे भाई साहब ऐसे करते ही रहते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस, दे विल कीप ऑन मूविंग बैक एंड फोर्थ, बिकॉज इनके जो सर्वाइवल है वो उनका टेम्परेचर और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो दे कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। ईस्ट इन गारवाल एंड कुमाऊं, Gujar cattle herders came down to the dry forest of the Bhabar in the winter and went up to the high meadows, the Bugals in summer. Vast meadows in the high mountains, a dry forested area. तो भाई साहब ये जो बुगाइल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, these are meadows in the high mountains. तो हाई माउंटेन्स में मतलब जगह जहाँ पे आप देखो माउंटेन्स ऐसे स्ट्रिप भी होते हैं और माउंटेन्स में काफी सारा जगह भी होता है, मिडोज बोलते हैं हम इनको, ठीक है। फ्लैट एरियाज होते हैं जहाँ पे आराम से भाई साहब चरवाहे जो है तो अपने गाय भैंस के साथ रह सकते हैं, ठीक है। और ड्राई फॉरेस्टेड एरिया भाबर बोलते हैं हम इसको, बिलो द फुट हिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं, ठीक है। ये ड्राई फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट, तो ये पे साइक्लिकल मूवमेंट है, ऊपर नीचे एक साइकिल में ये मूव हो रहे हैं, ठीक है। दे कीप ऑन मूविंग अप एंड डाउन बिटवीन समर एंड विंटर पास्चर्स वाज टिपिकल ऑफ मेनी पास्टोरल कम्युनिटीज ऑफ द हिमालयस इंक्लूडिंग द भोतियास, शारपास एंड द किनारुइस। तो ये अलग अलग भाई साहब कम्युनिटीज हैं विच कीप ऑन मूविंग। दीज आर व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिटीज, दीज आर पास्टरलिस्ट, ठीक है। मतलब ये पास्चर के वजह से ऊपर नीचे साइक्लिकल मूवमेंट करते रहते हैं, दे डू नॉट हैव अ परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है। गादी शीप बीइंग शेयर्ड बाय सितंबर, द गादी शेपर्ड्स कम डाउन फ्रॉम द हाई मिडोज, दैट इज धार्स बोलते हैं हम। ऑन द वे डाउन दे हॉल्ट फॉर अ व्हाइल टू हैव द शीप शेयर्ड। The sheep are bathed and cleaned before the wool is cut. तो उनको पहले नहलाया जाता है, उसको जो वुल रहता है उसको अच्छे से रगड़ के धोया जाता है, ठीक है। मतलब साबुन से धोया जाता है, उसके बाद उसका शेविंग किया जाता है, ठीक है। That's how the things are. Okay. Not all pastoralists operated in the mountains. They were also to be found in the plateaus and deserts of India. Early 20th centuries, Dhangars were an airport pastoral community of Maharashtra. अभी महाराष्ट्र में आते हैं हम, ठीक है। तो early 20th century population in this region was estimated to be around
4,67,000, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन थी भाई साहब इनकी। मोस्ट ऑफ देम वेयर शेपर्ड्स, ठीक है, सम वेयर ब्लैंकेट वीवर्स। शेपर्ड्स होते थे ज्यादा करके, कुछ लोग इसमें ब्लैंकेट वीवर्स होते थे, मतलब ब्लैंकेट्स को वीव करते थे, ठीक है। एंड स्टिल अदर्स वेयर बफेलो हर्डर्स, ठीक है। धांगार शेपर्ड स्टेड एट द सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून। ओके, दिस वाज द सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन मतलब पूरा पूरा सूखा नहीं है, थोड़ा बहुत सूखा है, ठीक है। सेमी एरिड रीजन मतलब पानी की कमी जरूर है, विथ लो रेनफॉल, और इनका पुअर सॉइल भी है, ठीक है, विथ लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल। अर्ली 20th सेंचुरी में इट वाज कवर्ड विथ थॉर्नी स्क्रब। छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं जिनको ज्यादा, देखो थॉर्नी स्क्रब जहां भी होगा वहां पे मतलब थॉर्न्स कम होंगे। थॉर्न्स जिस पेड़ में होता है उसमें ऑब्वियसली पानी की कमी होती है, जैसे कैक्टस वगैरह डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, देखो। सो द डेवलपमेंट ऑफ थॉर्न्स इज अ लीफ मोटिफिकेशन। लीफ जब होता है तो लीफ में से वाटर लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जहाँ पे भी थॉर्नी स्क्रब्स होंगे वो ज़्यादा करके आपका सेमी एरिड रीजन्स होगा, ठीक है, वहाँ पे पानी की कमी ज़रूर होगी, ठीक है। लेकिन ये थॉर्नी बुशेस में काफ़ी सारा अच्छा खाना होता है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम, ये बकरीद के कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, वो बकरे लोगों को, इन लोग वो क्या बोलते हैं, बेर का पत्ती होता है ना, वो खिलाते हैं, वो कांटे वाला जो, ठीक है। somehow आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बट ये थॉर्नी स्क्रब ये कैटल के लिए अच्छा होता है। इन द मानसून दिस ट्रैक बिकेम अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर धांगर फ्लॉक्स। बाय अक्टूबर द धांगर्स हार्वेस्टेड देयर बाजरा एंड स्टार्टेड देयर मूव वेस्ट। तो थोड़ा बहुत इनका भाई साहब क्या होगा, क्रॉपिंग भी होगा, और थोड़ा बहुत इनका भाई साहब एनिमल हस्बेंड्री होगा। सो एनिमल हस्बेंड्री के चलते ये ऊपर नीचे मूव करते रहेंगे, और साथ ही में विंटर क्रॉप्स भी ये ग्रो करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। आफ्टर अ मार्च ऑफ अबाउट अ मंथ दे रीच द कोंकण। दिस वाज द फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। ये भाई साहब अपने अपने भेड़ बकरियों के साथ चलते ही रहते हैं, रुक रुक के थोड़ा सा चलते रहते हैं आगे, और फाइनली ये कहाँ पे आते हैं भाई साहब, कोंकण में। और कोंकण में काफ़ी सारा फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। सो दिस इज अ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। तो यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छा खासा है और सॉइल का क्वालिटी भी अच्छा खासा है, ठीक है। राइका कैमल्स ग्रेजिंग ऑन द थार डेजर्ट इन वेस्टर्न राजस्थान। ओनली कैमल्स कैन सर्वाइव, ओनली कैमल्स कैन सर्वाइव ऑन द ड्राई एंड थॉर्नी बुशेस दैट कैन बी फाउंड हियर। तो जैसे भी देखो कि जितनी भी आपके रेगिस्तान वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको ड्राई और थॉर्नी बुशेस ही मिलेंगे। थॉर्नी बुशेस इसलिए मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे भाई साहब लीफ वाले प्लांट्स को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लीफ से काफ़ी सारा वाटर लॉस होता है, तो ये लीव्स क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है थॉर्न्स में, ठीक है, ओके। So only camels can survive in the dry and thorny bushes that can be found here, but to get enough feed they have to graze over a very extensive area. तो काफी बड़े एरिया में इनको ग्रेज करना पड़ता है, ठीक है। After the kharif harvest was cut at this time, राबी एंड खारिफ दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं। खारिफ कौन से सीजन में होता है, राबी कौन से सीजन में होता है, समर खारिफ सीजन है, और राबी विंटर, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या दिया जा रहा है, आफ्टर द खारिफ हार्वेस्ट, मतलब समर हार्वेस्ट वाज कट एट दिस टाइम, द फील्ड्स हैड टू बी फर्टिलाइज्ड एंड मेड रेडी फॉर द राबी हार्वेस्ट। तो राबी मतलब हो गया आपके विंटर के लिए ये तैयार होना है फील्ड, और फील्ड को तैयार करने का सबसे बड़ा अच्छा और सस्ता उपाय यह है कि उसमें भाई साहब कैटल को छोड़ दो, ठीक है। कैटल घास फूस खा लेगी तो आपका फील्ड साफ हो गया, और प्लस कैटल गोबर भी करेगी, तो गोबर से आपके सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ेगी। सो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे भाई साहब। आपको लेबर को एम्प्लॉय करके घास को साफ नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है, कैटल ही कर देगी वो, उनका पेट भी भर जाएगा, और जो गोबर करेंगे उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। तो यहाँ पे देखो एक बार भाई साहब हार्वेस्टिंग हो गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ सूखा घास ही रहेगा। इस सूखे घास को हम अगर ऐसे बैल उल चलवा दें तो जमीन भी तैयार हो जाएगी और गोबर भी मिल जाएगा। द ऑटम क्रॉप, ठीक है, यूजुअली हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। द स्प्रिंग क्रॉप यूजुअली हार्वेस्टेड आफ्टर मार्च, ठीक है। तो ये राबी एंड खारिफ क्रॉप्स है। धांगार फ्लॉक्स मैन्योर्ड द फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल। तो ये आपके भाई साहब फ्लॉक्स हैं, धांगार फ्लॉक्स मतलब कैटल है। ये क्या किस पे, ओ बाबा, ठीक है।
ओके, हाँ अब मैं क्यों बताऊं, ठीक है। द हंगर फॉक्स मैन्योर द फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल। सो ये भाई साहब ये पहली बात तो क्या करते हैं, मैन्योर द फील्ड्स मतलब ये गोबर करते हुए फील्ड की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं और प्लस घास भी साफ कर देते हैं, ठीक है। लोअर एंड्स ऑफ ग्रेन स्टॉक्स लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो देखो कैसा होता है, फसल का ऐसा फसल है, ठीक है, फसल में पूरा टाइम पूरा नहीं लगता है, तो किसान फसल को इतना ही काटता है, बाकी का तो रह ही जाता है और उस रह जाए पोर्शन का कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें उसको साफ करना चाहते हैं तो हमको ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा, लेबर लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा अगर हम इन एनिमल्स को छोड़ देते हैं तो उनका पेट भी भर जाएगा, ज़मीन भी साफ हो जाएगी और प्लस वो गोबर भी कर देंगे जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, कोंकणी पीजेंट्स, ठीक है, also have supplies of rice which the shepherds took back to the plateau where grain was scarce। तो जितने भी कोंकण में फार्मर्स रहते थे, फार्मर्स को फार्मर की मजबूरी समझ में आती है, तो इन्होंने जो राइस होता है थोड़ा सा राइस इनको दे देते थे ताकि वो जब वापस चले जाएं तो उससे सर्वाइव कर पाएं, ठीक है। दे यूज्ड टू गिव दिस राइस टू देम, ठीक है। The Angars left the Konkan and the coastal areas with their flocks and returned to their settlement on the dry plateau, ठीक है, फिर से ये वापस आ जाते हैं। Sheep could not tolerate the wet monsoon conditions। sheep का एक प्रॉब्लम है कि भाई साहब उसमें होता है काफ़ी सारा वुल, और ये वुल जो है वो मॉइस्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मॉइस्चर में वो ख़राब होने लगता है। तो उनका देखिए, शेपर्ड अगर वुल शीप पाल रहा होगा, किसके लिए पाल रहा होगा, वुल के लिए, लेकिन वो वुल ही अगर ख़राब हो जाए तो उसके किस काम का, ठीक है। तो इसीलिए जो भी शेपर्ड्स हैं वो कोंकण से वापस इस ड्राई एरिया में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शीप अभी जैसे ही मानसून चालू होगा शीप का जो कोट है वो सड़ना चालू हो जाएगा। तो बिफोर द डैमेज हैपेंस दे रिलोकेट देमसेल्व्स टू द ड्राई एरियाज। यार मानसून क्लाइमेट जो है तो इस कोट को बर्बाद कर देगा। शीप कुड नॉट टॉलरेट द वेट मानसून कंडीशंस। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कैसे मूवमेंट है, तो हमने जम्मू कश्मीर में ये पैस्टोरलिस्ट का मूवमेंट देखा, महाराष्ट्र में देखा, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ड्राई सेंट्रल प्लेटू वाज कवर्ड विद स्टोन एंड ग्रास इनहैबिटेड बाय कैटल, गोट एंड शीप हर्डर्स, ठीक है, ओके। गोलास हर्डेड कैटल, ठीक है। कुरुमास एंड कुरुबास रियर्ड शीप एंड गोट्स एंड सोल्ड वोवन ब्लैंकेट्स। रोड शीप एंड गोट को रियर किया जाता है, मतलब इससे बनाया जाता है ब्लैंकेट्स और उसको बेचा जाता है, ठीक है। ये ब्लैंकेट्स है भाई साहब, ठीक है, वोवन ब्लैंकेट्स। दे लिव नियर द वुड्स, कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। तो ये वुड्स के पास रहते हैं, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड को कल्टिवेट करते हैं। एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ पेटी ट्रेड्स, छोटे मोटे धंधे में ये इन्वॉल्व रहते हैं। एंड टुक केयर ऑफ देयर हर्ड्स। हर्ड्स मतलब जो इनकी एनिमल की पूरी कैटेगरी है, या एनिमल का पूरा जो फैमिली है उसको ये टेक केयर करते हैं। ड्राई सीजन दे मूव्ड टू द कोस्टल ट्रैक्स एंड लेफ्ट व्हेन द रेन्स केम, ठीक है। ओनली बफेलोज लाइक द स्वैम्पी वेट कंडीशंस ऑफ द कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स। बफेलोज को देखा है कभी भी पानी में बैठे रहते हैं वैसा, ठीक है, उनको काफ़ी सारा पानी लगता है बिकॉज देयर बॉडी गेट्स हीटेड अप, ठीक है। सो ओनली बफेलोज जो है तो लाइक द स्वैम्पी वेट कंडीशंस। आप भैंस लोगों को हमेशा देखेंगे पानी, बोलते भी है ना, गई भैंस पानी में गई तो वो वापस नहीं आएगी, मतलब वो बैठी रहेगी पानी में, ठीक है, ओके। So buffaloes like the swampy wet conditions of the coastal areas during the monsoon months। मानसून मंथ्स में भाई साहब काफ़ी सारा पानी होता है और इस पानी में के एनवायरनमेंट को वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। ओ आई भैंस आई देखो, ठीक है। अदर हर्ड्स हैड टू बी शिफ्टेड टू द ड्राई प्लेटू एट दिस टाइम। ड्राई प्लेटू में भेजना पड़ता है। बंजारास वेर येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ गेजियर्स। बंजारा मतलब आप जानते हैं, बंजारा हिंदी में मतलब क्या होता है, हिंदी में बंजारा मतलब जिनका कोई परमानेंट स्थायी जगह ना हो रहने की, ठीक है, एकदम परमानेंट स्थायी जगह नहीं हो तो इसको बोलते हैं ना बंजारागिरी कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, बंजारे की तरह घूम रहे हो, ठीक है। बंजाराज वेर येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स। ग्रेजियर्स मतलब क्या होते हैं, इनके साथ बहुत बड़ी मात्रा में कैटल होता है जो भाई साहब ये घास फूस चढ़ता रहता है, ठीक है। दे वेर टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान लिव द राइकास। राइकास रहते हैं भाई साहब, ठीक है, ये आपके राइकास हैं। ये भी आपके कैमल को लेकर घूमते रहते हैं, ठीक है, कैमल को लेकर घूमते रहते हैं। रेनफॉल इन द रीजन वाज मियगर एंड अनसर्टेन। हार्डली कोई रेनफॉल होता है, मतलब साल में अगर 2 बूंद पानी बरस गया तो काफ़ी है, ऐसा है, ठीक है। मियगर एंड अनसर्टेन, ठीक है। वेरी स्कैंटी मतलब ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर। तो भाई साहब जो हार्वेस्ट है उस पर हम रिलायबिलिटी है ही नहीं, हो गया थोड़ा सा रेनफॉल तो थोड़ा बहुत हार्वेस्टिंग कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो
कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज। ओवर वास्ट स्ट्रेचेस नो क्रॉप कुड बी ग्रोन, ठीक है। राइकास कंबाइंड कल्टीवेशन विद पैस्चरलिज्म, तो राइकास का भाई साहब कल्टीवेशन विद पैस्चरलिज्म कंबाइन किया इन्होंने, ठीक है। सो आपका देखो, अ कैमल हर्डर इन हिज सेटलमेंट, दिस इज ऑन द थार डेजर्ट नियर जैसलमेर इन राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान में है। द कैमल हर्डर्स ऑफ दिस रीजन आर मारू, ठीक है, राइकास एंड देयर सेटलमेंट इज कॉल्ड ढांडी। ये मरु मतलब होता है, मरुभूमि बोलते हैं ना, मरुभूमि मतलब इनफर्टाइल लैंड, मरा हुआ लैंड, ठीक है। मरु मतलब मरा हुआ, मतलब जहाँ पे कोई क्रॉप कल्टीवेशन हो ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा यहाँ पे हीट है और इतना ज़्यादा सैंड है कि कोई क्रॉप कल्टीवेशन नहीं हो सकता, ठीक है। मरुस्थल बोलते हैं ना, तो मरु मतलब डेजर्ट, राइकास, इनको हम राइकास बोलते हैं। तो नाउ वी हैव स्टडीड द pastoralists ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी हैव सीन व्हाट हैपेंस इन महाराष्ट्र विद रिगार्ड्स टू pastoralism, फिर हमने कर्नाटका और आंध्र प्रदेश देखा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइकास विच आर बेसिकली द मरु राइकास ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये कैमल को लेकर ही चलते हैं, ठीक है। काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं और यहाँ पे सिर्फ कैमल ही सर्वाइव कर सकता है ज़्यादा करके, ठीक है, ओके। Monsoons, Raikas of Barmer, Jaisalmer, Jodhpur and Bikaner stayed in their home villages where pasture was available. थोड़ा बहुत pasture यहाँ पे या grass या scrub जो इन लोग खाते हैं वो available है. When these grazing grounds were dry and exhausted, they moved out in search of their other pasture and water and returned again during the next monsoon. One group of Raikas known as Maru Raikas herded camels and other group reared sheep and goat. तो इनके दो ग्रुप्स में होते हैं, एक ग्रुप जो है तो शीप एंड गोट को लेकर मूव करता है और एक ग्रुप जो है तो कैमल को लेकर मूव करता है, ठीक है, कैमल को लेकर मूव करता है, ओके। अ कैमल फेयर एट बलोत्रा इन वेस्टर्न राजस्थान, कैमल फेयर मतलब ये कैमल लोगों का मेला लगा हुआ है, ठीक है, कैमल की खरीदारी होती है यहाँ पे, कैमल को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। कैमल हर्डर्स कम टू द फेयर टू सेल एंड बाय कैमल्स. द मरु राइकास ऑल्सो डिस्प्ले देयर एक्सपर्टीज in training their camels. Horses from Gujarat are also bought for sale at this fair. तो यहाँ पे एनिमल ट्रेडिंग होती है बेसिकली, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो पाले जाते हैं उनकी ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, ठीक है. These are the animals which are bought here and sold as well, ठीक है. A camel fair at पुष्कर, पुष्कर भी भाई साहब आपके राजस्थान में आता है, ठीक है. So we see that the life of these pastoral groups was sustained by careful consideration of a host of factors. They had to judge how long the herds could stay in one area and how where they could find water and pasture. ठीक है, तो इनको जज करना पड़ेगा कि भाई साहब हर्ड्स एक एरिया में कितने देर तक रह सकते हैं एंड नो वेयर दे कुड फाइंड वाटर एंड पास्चर, और कहाँ पे भाई साहब इनको वाटर और पास्चर मिलेगा, ठीक है, वेयर कुड दे गेट सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड पास्चर. They needed to calculate the timing of their movements and ensure that they could move through different territories. ठीक है, और ये इंश्योर करना भी जरूरी, टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट्स एंड इंश्योर दैट दे कुड मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज, अलग अलग टेरिटरीज में भाई साहब ये मूव कर सके, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके. दे हैड टू सेट अप अ रिलेशनशिप विद फार्मर्स ऑन द वे, ठीक है, सो दैट द हर्ड्स कुड ग्रेज इन हार्वेस्टेड फील्ड्स एंड मैन्योर द सॉइल. तो फार्मर्स के साथ पीजेंट्स का मतलब ये जो हर्डर्स होते हैं इनका एक रिलेशनशिप है. देखो कैसा है कि फार्मर को मालूम है कि अभी हर्डर्स यहाँ से जाएंगे तो उसके पहले हार्वेस्टिंग वगैरह करके रख देंगे, ये चलो हर्डर्स आ गए, अभी इनके एनिमल्स को इसमें छोड़ देंगे और इनके एनिमल्स क्या करेंगे भाई साहब, ये घास को खा जाएंगे, तो इनको घास मिल गया और प्लस ये गोबर करके जाएंगे, तो इसके बदले में फार्मर्स इनको थोड़ा बहुत चावल या जो भी इनका अनाज है वो दे देंगे, ठीक है. सो ये इनका गिव एंड टेक रिलेशनशिप चलता रहता है. दे हैड टू सेट अप अ रिलेशनशिप विद फार्मर्स ऑन द वे, क्योंकि फार्मर्स के साथ इनका एक लेना देना है, ठीक है. फार्मर्स को ये क्या दे रहे हैं, गोबर दे रहे हैं और फार्मर्स का खेत साफ करवा दे रहे हैं, तो फार्मर्स इनको क्या देंगे, उसके बदले में जो ग्रेन्स है थोड़ा बहुत इनको देंगे, ठीक है. कुड ग्रेज इन द हार्वेस्टेड फील्ड्स एंड मैन्योर द सॉइल, ठीक है. हाउ डिड द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट चेंज अंडर द कॉलोनियल रूल. जब कॉलोनियल रूल आया, जब ब्रिटिशर्स का रूल आया, तो पैस्टोरलिस्ट की लाइफ जो है तो बहुत सारी चेंज हो गई. कैसे चेंज हो गई, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर. A Maru Raika genealogist with a group of Raikas. The genealogist recounts the history of the community. Such oral traditions give pastoral groups their own sense of identity. तो मतलब oral traditions है, मतलब पहले से चला आ रहा है, ठीक है, हमारे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ. सो आप देखते हो ना, जो लोग पुराने लोग होते हैं किसी भी फैमिली के, उनके पास काफ़ी सारी कहानियाँ होती हैं, ठीक है. Sense of identity. These oral traditions can tell us about how a group looks like
लुक्स एट इट्स ओन पास्ट, अपने पास्ट को ये कैसे देखती है, ठीक है। मालधारी हर्डर्स मूविंग इन सर्च ऑफ पास्चर्स, देयर विलेजर्स आर इन द रैन ऑफ कच्छ, देयर विलेजेस आर इन द रैन ऑफ कच्छ। तो ये रैन ऑफ कच्छ है जो बहुत बड़ा एक आपका डेजर्ट एरिया है। इस रैन ऑफ कच्छ में भाई साहब क्या होता है, मालधारी हर्डर्स मूविंग इन सर्च ऑफ पास्चर्स, तो ये भाई साहब पास्चर के सर्च में घूम रहे हैं। दीज आर मालधारी हर्डर्स, ठीक है, दे आर मूविंग इन सर्च ऑफ पास्ट इन रैन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो रैन ऑफ कच्छ भाई साहब किधर आता है, वेयर डज इट कम, इन गुजरात, ठीक है। ये बहुत बड़ा एरिया है जहां पे भाई साहब कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। ओके, सो पास्टोरल लाइफ में ये जो लोग बंजारों की तरह घूमते थे, अपने एनिमल्स को लेकर घूमते हैं अभी भी, तो एक बार जब ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ तो इनके जीवन पे क्या असर आया, ठीक है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट, ठीक है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट। सो कॉलोनियल रूल इन द पास्टोरल लाइफ, लाइफ ऑफ पास्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली, तो बहुत ज़्यादा ये चेंज हो गया, ठीक है। ग्रेजिंग ग्राउंड्स श्रैंक, तो इनके भाई साहब जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे वो खत्म होने लगे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फटाफट भाई साहब डेवलपमेंट किया और मतलब सब रोड वोड बना दिया, तो इनके ग्रेजिंग ग्राउंड्स भाई साहब बंद होने लगे। लेस इन साइज, मूवमेंट्स वेर रेगुलेटेड, और इनको रेगुलेट कर दिया, नहीं नहीं भाई आप ज़्यादा नहीं मूव कर सकते, तो ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर भाई साहब ये लगा दिया, बंदिश लगा दी। द रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज, इनको ऊपर भी टैक्स लग गया। एग्रीकल्चर स्टॉक डिक्लाइन, और एग्रीकल्चर स्टॉक डिक्लाइन होने लगा क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग ज़्यादा करके कॉटन की खेती करते थे और कॉटन इनका पास्टोरल लाइफ में आता ही नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द पास्टोरल लाइफ, तो एग्रीकल्चर स्टॉक भाई साहब डिक्लाइन होने लगा। ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स वेर एडवर्सली अफेक्टेड, तो जितने भी ट्रेडर्स या क्राफ्ट पीपल थे दे वर एडवर्सली अफेक्टेड। हाउ, फर्स्ट कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टीवेटेड फार्म्स, तो ये जो कॉलोनियल राज्य थे, मतलब कॉलोनियल जो लोग भी थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, ऑल दे वांटेड इज जितने भी ग्रेजिंग लैंड है जहाँ पे भी भाई साहब इनको दिख रहा है कि ये चरवाहे लोग अपने एनिमल्स के साथ यहाँ पे चल रहे हैं, इसको हटाओ भाई साहब, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी वांट कल्टीवेटेड फार्म्स बना देंगे, दे विल कल्टीवेट फार्म्स आउट हियर, भाड़ में गए भाई साहब एनिमल्स, वी विल कल्टीवेट फार्म्स, ठीक है। Land revenue was one of the main sources of its finance, ठीक है। By expanding cultivation, it could increase revenue collection. इनको मालूम था भाई साहब किसान जितना खेती करेगा उतना ज़्यादा हमको टैक्स पे करेगा और हमारे पास उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। सो इसीलिए इन्होंने फार्मिंग को ही बढ़ावा दिया। इट कुड प्रोड्यूस मोर जूट कॉटन, और कौन सी फार्मिंग, जिनसे इनको फायदा हो, ठीक है। कॉटन के मिल्स ये बना रहे थे अपने उधर, और यहाँ पे कॉटन की खेती जबरदस्ती फार्मर से करवाई जा रही थी। जूट, कॉटन, व्हीट एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट वेयर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड, इनकी भाई साहब इंग्लैंड में काफी ज्यादा डिमांड थी, ठीक है, और इन चीजों को ये जबरदस्ती प्रोड्यूस कराने लगे, ठीक है। टू कॉलोनियल ऑफिशियल ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपीयर्ड टू बी अनप्रोडक्टिव, कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लिए भाई साहब जितना भी लैंड है जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं या फार्मिंग नहीं कर रहे हैं वो बंजर जमीन, अनप्रोडक्टिव है, ठीक है, तो इसको भाई साहब प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये सारे तौर पैतरे अपनाने लगे। इट प्रोड्यूस नीदर रेवेन्यू नॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ना ही भाई साहब रेवेन्यू प्रोड्यूस हो रहा है ना ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है। मिड 19th सेंचुरी वेस्ट लैंड रूल्स वेयर इनैक्टेड, तो भाई साहब वेस्ट लैंड रूल्स इंपोज किया गया, ठीक है। मिड 19th सेंचुरी में वेस्ट लैंड रूल्स को इंपोज करवाया गया। अनकल्टिवेटेड लैंड्स वेर टेकन ओवर एंड गिवन टू सिलेक्ट इंडिविजुअल, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी अनकल्टिवेटेड लैंड्स थे इनको छीन लिया और लोगों को में बांटने लगे, सिलेक्ट इंडिविजुअल्स, जो ब्रिटिशर्स के ही लोग थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के चमचों को बांटने लगे। इंडिविजुअल्स वे ग्रांटेड वेरियस कंसेशंस एंड इनकरेज टू सेटल दीज लैंड्स, तो जिनको ये लैंड दिया गया उनको काफ़ी सारे कंसेशंस दिए गए, काफ़ी सारे मतलब अगर आप भाई साहब कल्टीवेशन करोगे तो आपको टैक्स में इतना बेनिफिट मिलेगा, फलाना फलाना, काफ़ी सारे उनको बेनिफिट्स दिए गए, ठीक है। उनको इंकरेज किया गया कि इस पे भाई साहब तुम कुछ काम करो। इन मोस्ट एरियाज द लैंड्स वर टेकन ओवर एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स यूज रेगुलरली बाई पास्टरलिस्ट, ज़्यादा करके जहां से लैंड का टेक ओवर हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वो ग्रेजिंग एरियाज थे, पास्टरलिस्ट के लिए ग्रेजिंग एरियाज थे। अभी उनके भाई क्योंकि पास्टरलिस्ट का खुद का कोई लैंड नहीं था,
वो ऐसे बंजारा जमीन पे घूमते रहते थे जहां पे भी उनको पास्चर मिलता था अपने कैटल हर्डल के लिए, वहां से वो उठाते थे, ठीक है। So expansion of cultivation inevitably meant the decline of pastures and a problem for pastoralists, ठीक है, तो प्रॉब्लम पोज होने लगा। सेकेंड, मिड ऑफ 19th सेंचुरी फॉरेस्ट एक्ट्स वर ऑल्सो इनेक्टेड, और ब्रिटिशर्स लोगों ने भाई साहब फॉरेस्ट एक्ट इनेक्ट कर दिया, जिसके तहत थ्रू दीज एक्ट्स, ठीक है, सम फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर लाइक देवदार एंड साल वेर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व। कुछ फॉरेस्ट को भाई साहब क्या कर दिया गया, रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस होता था भाई साहब, देवदार एंड साल, दे वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है, इनको रिजर्व फॉरेस्ट, देवदार यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ले सकता, ठीक है, नोबडी कैन एंटर हियर, ठीक है, दीज वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। नो पास्चरलिस्ट वर अलाउड टू एक्सेस दीज फॉरेस्ट, ठीक है। अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड। Some customary grazing rights of pastoralists were granted, but their movements were severely restricted. तो इनके movements भाई साहब बहुत severely restrict होने लगे, ठीक है, movements were severely restricted. Rights that people are used to by custom and tradition, ठीक है। Colonial officials believed that grazing destroyed the saplings and young shoots of the trees that germinated in the forest floor. तो जितने भी कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे उनको लगता था कि अगर ऐसा ही ग्रेजिंग चलता रहा तो जो रूट्स हैं वो मतलब फॉरेस्ट फ्लोर मतलब बंजर हो जाएगा, उसमें और कुछ हम उगा नहीं पाएंगे, ठीक है। हर्ड्स ट्रैम्पल्ड ओवर द सैपलिंग्स एंड मंच्ड अवे द शूट्स, तो हर्ड्स भाई साहब ये सब बर्बाद करते थे, ठीक है। दिस प्रिवेंटेड न्यू ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग। Forest acts changed the lives of the pastoralists. They were now prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle, ठीक है। तो फॉरेस्टर्स दे वर नाउ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू मेनी फॉरेस्ट। तो जितने भी फॉरेस्ट में हर्ड्स लोग घूमते थे, जो बंजारे अपने कैटल को लेकर फॉरेस्ट में, इसीलिए थोड़ा पढ़ लेना जरूरी होता है, नहीं पढ़ते हैं ना हम तो एग्जाम के टाइम पे सिर्फ इधर उधर देखते रहते हैं, हवा में आंसर नहीं मिलेंगे, जब आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो ना उसमें आंसर्स होते हैं। They were now prevented from entering many forests, तो इनका भाई साहब बैन लग चुका था, ये फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते। Had earlier provided valuable forage for their cattle, पहले जहां से इन कैटल हर्डर्स को अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता था अपने कैटल के लिए, अभी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर बैन लगा दिया है कि ये फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इनके कैटल को भाई साहब चारा मिलना बंद हो गया, ठीक है। Even in the areas they were allowed entry, their movements were regulated. They needed a permit for entry. तो एंट्री के लिए भाई साहब इनको परमिट चाहिए। They had to move because the forest department permits that had been issued to them now ruled their lives, ठीक है। तो इनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट्स थे and they used to rule their lives. का एक रेगुलेशन लगा दिया, द परमिट स्पेसिफाइड द पीरियड्स इन विच दे कुड बी लीगली विद इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। तो लीगली भाई साहब कितने टाइम तक किसी फॉरेस्ट में ये चरवाहे रह सकते हैं, ठीक है। और मतलब अभी देखो पहले से ही गवर्नमेंट ने इनका जो लैंड था वो छीन लिया, तो ज्यादा करके जो बंजर जमीनें होती थी जहां पे ज्यादा करके किसान जहां पे कल्टीवेशन नहीं करता था, उन जमीनों को गवर्नमेंट ने अपने लोगों को अलॉट कर दिया और बोला कि इनको प्रोडक्टिव बनाइए। तो प्रोडक्टिव बनाने के चक्कर में अगर उसको प्रोडक्टिव बनाना है तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत एक्सटेंसिव फार्मिंग करनी पड़ेगी, अगर फार्मिंग होगी तो चरवाहों को एंट्री नहीं मिलेगी। तो पहले जिन जगहों पे चरवाहे जो है तो आराम से अपने भेड़ बकरियों को चराते थे वो जगह चली गई। फिर उसके बाद इनके लिए जो फॉरेस्ट लैंड बचता था, उस फॉरेस्ट लैंड में भी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कर दी, ठीक है। कॉलोनियल रूल ने वहां पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कर दी, सो नोबडी कैन एंटर दीज फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच दैट एक्सेस वाज आल्सो डिनाइड नाउ। सो ये जो चरवाहे थे इनके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है। द परमिट स्पेसिफाइड द पीरियड्स इन विच दे कुड लीगली विद इन अ फॉरेस्ट। जैसे आप जब किसी लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी का कार्ड बनता है, देखो तो लाइब्रेरी के कार्ड के हिसाब से भाई साहब आपको बुक मिलती है, उस बुक को पहले आपको जमा करनी पड़ती है, फिर दूसरा कार्ड मतलब दूसरा आपको बुक मिलेगा। तो वैसा ही इनका भी हो गया भाई साहब, एक परमिट इनको दे दिया गया, उस परमिट में इनका साइन होता था, मतलब इस टाइम पे ये आएंगे और इस टाइम पे ये जाएंगे, तो देयर वाज अ वर्क परमिट दैट वाज गिवन, ठीक है।
इसको 5 कर देना। सो देयर वाज अ वर्क परमिट दैट वाज गिवन, तो इस वर्क परमिट के हिसाब से भाई साहब चीजें होती थी, ठीक है। इफ दे ओवरस्टेड दे वर लायबल टू बी फाइन, अगर ये उस टाइम के बियॉन्ड रह गए तो उनके ऊपर बहुत बड़ा फाइन लग जाता था, ठीक है। सो चरवाहों के लिए अभी बहुत मुश्किलात बढ़ गई, ठीक है। फ्रॉम द कॉलोनियल रूल देयर कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज्ड। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वे सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये नोमैडिक जो बंजारे लोग हैं इन पे बड़ा शक था। देखो कैसा होता है ना कि अगर कोई क्राइम करता है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट से कोई भी क्राइम करता है, अगर हम उसका आता पता जानते तो उसको ढूंढ कर निकाल लेंगे, या तो उसको घर वालों को पकड़ेंगे, अगर घर वालों को पकड़ेंगे, पुलिस यही करती है वैसा, घर वालों को पकड़ेंगे तो वो खुद आ जाएगा वहां पे, है ना। लेकिन इनका तो घर बार कुछ है नहीं, ठीक है, क्राइम करके भाई साहब चलते बनेंगे, इनको क्या पकड़ेंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स वे वेरी सस्पिशियस ऑफ दिस नोमैडिक पीपल, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में धीरे धीरे रिलीजियस आपका जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो धीरे धीरे कैचअप कर रहा था, और नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो लोग भी थे वो ज्यादा करके ऐसे ही जीवन जीते थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, दे वर नेवर यूज्ड टू बी फाउंड इन वन प्लेस, दे यूज्ड टू कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये चरवाहे भी कुछ ऐसे ही थे भाई साहब, बंजारे टाइप के, दे कीप ऑन, दे केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई साहब अगर इन पर हम रोक लगाएंगे तो इनके लाइफस्टाइल पे रोक लग जाएगी और फिर चीजें इंप्रूव होंगी, हम थोड़ा सा सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे कैन कमिट एनी क्राइम। देखो अगर कोई इंसान है जो एक गांव में रहता है और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, खबर तो मिल ही जाएगी भाई साहब ये इंसान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। कल कोई ब्रिटिशर के घर में चोरी हो गई या उसको मार दिया गया तो इस इंसान पे पहला शक जाएगा, है ना। लेकिन अगर किसी चरवाहे से ये काम करवाया जाए या किसी बंजारे इंसान से काम करवाया जाए तो किसी का शक उस पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो आता जाता इंसान है। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ग्रू वेरी सस्पिशियस ऑफ दीज नोमैडिक पीपल, ठीक है। नोमैडिक पीपल हु वर वेंचरिंग फ्रॉम वन एरिया टू द अदर, ठीक है। They distrusted mobile craftsmen and traders who hawk their goods in villages. तो ये भाई साहब मोबाइल क्राफ्ट्समैन मतलब and traders who hawk their goods in villages. तो ये जो आपके मोबाइल क्राफ्ट्समैन मतलब मोबाइल बनाने वाले नहीं, ठीक है। मोबाइल क्राफ्ट्समैन मतलब ये कुछ घड़े बनाने वाले, यूटेंसिल्स बनाने वाले, तो ये ऑन द मूव है, ठीक है। इन पे इनको भरोसा नहीं था, ठीक है, ऑन द मूव लोग हैं ये। एंड ट्रेडर्स, ये भाई साहब धंधा करने वाले लोग भी हैं। एंड हु हॉक देयर गुड्स इन विलेजेस, तो ये अपना सामान जाकर विलेजेस में रखते थे, धंधा करते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर दूसरे गांव में गए, धंधा किया, फिर आगे बढ़े, ऐसे चलते जाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स को इन पे शक होने लगा, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग अ परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है। पर देखो आपका आइडेंटिटी बनता है आपके एड्रेस पे, समझ में आता है। आपका आधार कार्ड देख लो भाई साहब, पैन कार्ड देख लो, ये सारी जितने भी आपके आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं वो आप उस पर आपका एड्रेस, आपका ब्लड ग्रुप, ये सब मेंशन रहेगा, ठीक है, रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एड्रेस आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। इनको बनवाने भी जाओगे तो तुमको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम आधार कार्ड या पैन कार्ड बनवाने जा रहे हो तो उसके साथ तुमको इलेक्ट्रिक बिल का वैसा जो भी है जेरॉक्स कॉपीज वगैरह देनी पड़ेगी, है ना। सो एड्रेस इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, ठीक है। एड्रेस इज अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी एंड दीज पीपल डू नॉट हैव इट, ठीक है। जो ये चरवाहे थे इनके पास नहीं था, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स का इनके ऊपर शक बढ़ने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी इनसिक्योर होने लगे थे। The reason why they were getting insecure is because now the nationalist movement in India was gaining momentum. Nationalist leaders were coming up front and leading the nation. ठीक है। Colonial government wanted to rule over a settled population. Settled population पे rule करना भाई साहब आसान है, ठीक है। उनकी जमीन है, वो उनका मतलब प्रॉपर्टी है, उनको भाई साहब कल को हमको धमकाना होगा तो हम ये बोलेंगे कि तुम्हारी जमीन हड़प लेंगे, वो भाई साहब ठहर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है उसको तुम क्या डराओगे, ठीक है। तुम्हारी जमीन हड़प लेंगे या तुम्हारा कुछ जो भी प्रॉपर्टी है वो ले लेंगे, इस सबसे वो धनी है ही नहीं उसके पास, ठीक है। तो इसीलिए इट इज द ब्रिटिशर्स फाउंड इट वेरी अनकंफर्टेबल टू रूल ओवर एन अनसेटल्ड पॉपुलेशन। इट्स वेरी इजी टू रूल ओवर अ सेटल्ड पॉपुलेशन। They wanted the rural people to live in villages in fixed places with fixed rights on particular fields. तो ये चाहते थे कि भाई साहब रूरल लोग, ठीक है, विलेजेस में रहें, फिक्स्ड जगहों पे रहें और इनको फिक्स्ड राइट्स और पर्टिकुलर फील्ड्स मिले, मतलब इनका घर बसा दें। ये जो बंजारों की तरह घूम रहे हैं इनको भाई साहब एक फिक्स प्रॉपर्टी दे दें, फिक्स्ड राइट्स दे दें और फिक्स्ड जगह दे दें ताकि ये अपना भाई साहब धंधा करते रहे, ठीक है। Those who were settled were seen as पीसेबल एंड लॉ अबाइडिंग। जो भी भाई साहब सेटल होता है एक पर्टिकुलर जगह पे उसको क्या माना जाता था भाई साहब,
peaceable and law abiding, those who were nomadic were considered to be criminals by Britishers. ठीक है, जो nomadic हैं उनको criminals माना जाता था, क्योंकि इनका कुछ लेना देना नहीं है ना भाई साहब, ये कभी भी चंपत हो जाएंगे कुछ भी काम करके. ठीक है, so the Britishers were afraid of these nomadic people who were wandering from places to places. तो 1871 में colonial government in India passed the Criminal Tribes Act. ठीक है, इन्होंने भाई साहब Criminal Tribes Act पास किया, और इस एक्ट के तहत many communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified as criminal tribes. तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज को इन्होंने डायरेक्टली क्रिमिनल घोषित कर दिया. ठीक है, तो क्रिमिनल घोषित कर दिया मतलब इनको पकड़ के उठा के लेके जाओ. ठीक है, सो अंडर दिस एक्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और इन्होंने भाई साहब इनको क्रिमिनल्स घोषित कर दिया. बहुत सारे ऐसे ये जो पास्टरलिस्ट कम्युनिटी के ऐसे बहुत सारे लोगों को इन्होंने दे प्रोक्लेम देम एज क्रिमिनल्स. Once this act came into force, these communities were expected to live only in notified village settlements. ठीक है, तो इनको भाई साहब एक विलेज सेटलमेंट में ही रहना पड़ेगा. एक विलेज में इनको एक सेटलमेंट मतलब एक परमानेंट घर में कल्टीवेशन करते हुए ही रहना पड़ेगा. ठीक है, these people were basically given these notified village settlements. ठीक है, they were not allowed to move without a permit. इनको भाई साहब बाहर जाने की इजाजत नहीं थी. They were not allowed to move without a permit. Village police kept a continuous watch on them. ठीक है, और इनके ऊपर भाई साहब मतलब एक तरफ की कैद हो गई, सिर्फ जेल में नहीं डाला है, लेकिन ये कहीं जा नहीं सकते हैं. ठीक है, they were not allowed to move out of their villages. Expansion of revenue income. Colonial government looked for every possible source of taxation. ठीक है, tax was imposed on land, canal water, salt, trade goods, even on animals. तो अभी तक देखो लैंड पे मतलब जमीन पे टैक्स ये लगाते थे, पीजेंट्स को, फार्मर्स को. कैनल वाटर जो पानियों से पानी जा रहा है रिवर्स से, तो उस पर लैक आते थे. सॉल्ट पे भी टैक्स लगाते थे, जिसमें गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया. ठीक है, दांडी मार्च. ऑन ट्रेड गुड्स मतलब जिसमें बिजनेस पे इस पे भी टैक्स लगाते थे. अभी इन्होंने एनिमल्स पे भी टैक्स लगाना चालू कर दिया, और पास्टरलिस्ट क्या है, एनिमल्स पे रिलाई करते हैं. सो नाउ दीज एनिमल्स वेर ऑल्सो टैक्स. Pastoralists had to pay tax on every animal they grazed on the pasture. तो एनिमल्स की गिनती होती थी और उन एनिमल्स पे भाई साहब टैक्स लागू होता था. ठीक है, उन एनिमल्स पे टैक्स लागू होता. इन मोस्ट पास्टरल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया ग्रेजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 19th century. 1850 to 1880s. राइट टू कलेक्ट द टैक्स वाज ऑक्शनड आउट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स. ठीक है, तो ये भाई साहब किसको दे दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया गया. राइट टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम 1850 to 1880s. राइट टू कलेक्ट द टैक्स वाज ऑक्शनड आउट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स. कॉन्ट्रैक्टर्स को ये हक दे दिया गया. ठीक है, टू राइट टू कलेक्ट द टैक्स. These contractors tried to extract as high a tax as they could to recover the money they had paid to the state and earn as much profit as they could within the year. तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किया टैक्स कलेक्शन के लिए, और इन कॉन्ट्रैक्टर्स को टारगेट दे दिया भाई साहब इतना टैक्स लाओगे इकट्ठा करके तो तुमको इतना कमीशन मिल जाएगा. जिसने जितना टैक्स की वसूली की उसको उतना ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा. ठीक है, इन 1880s गवर्नमेंट began collection taxes directly from the pastoralists. अभी डायरेक्टली पास्टरलिस्ट से ये टैक्स वसूली करने लगे. Each of them was given a pass to enter a grazing tract. A cattle herder had to show the pass and pay the tax. The number of cattle heads he had and the amount of tax he paid was entered on the pass. ठीक है, तो वो पास देने लगे. ठीक है, how did these changes affect the life of the pastoralists when grazing lands were taken over and turned into cultivated fields? The available area of the pastured land declined. तो grazing lands को ले लिया गया, उसको cultivated fields में convert कर दिया गया. तो इसमें क्या हो गया भाई साहब, जो pasturable land था वो decline होने लगा. ऐसे lands जहां पे भाई साहब pasture openly हो रहा था वो धीरे धीरे कम होता गया. ठीक है, the reservation of forest meant that shepherds and cattle herders could no longer freely pasture their cattle in the forest. तो ये अपना cattle को freely pasture नहीं करने दे सकते in forest. ठीक है, as pasture lands disappeared under the plow मतलब अभी ये क्या हो रहे हैं, they are getting converted into farmlands. तो pasture lands का भाई साहब क्या हो रहा था, pasture lands were specifically lands for the grazing of the cattle. They were getting converted into farmlands. They are getting converted into farmlands. The existing animal stock had to feed on whatever grazing land remained. ठीक है, nomadic pastoralists graze their animals in one area and move to the other area. एक एरिया से दूसरे एरिया में भाई साहब इनका मूवमेंट चलता रहा.
पास्चरल मूवमेंट्स अलाउड टाइम फॉर द नेचुरल रेस्टोरेशन ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ। अभी होता कैसा है, देखो ये एक एरिया, यहाँ पे पास्चराइजेशन हुआ, मतलब इन लोगों ने वैसा पूरा ग्रेजिंग करवाया, फिर आगे चले गए। तो जब तक ये आगे चले गए 3-4 महीने में यहाँ पे घास उगाएगी, ठीक है। सो ये एक नॉर्मल चीज होती थी। When restrictions were imposed on pastoral movement, grazing lands came to be continuously used and the quality of pastures declined. अभी क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया। तो कैसा था वैसा, पहले लोग फ्रीली मूव करते थे, ए से बी में गए, जब तक ये बी से सी में जाएंगे तब तक ए में घास उगाएगी, है ना। ऐसे लैंड प्लॉट्स में ही आगे मूव करते रहते थे। अभी भाई साहब इन पे रेस्ट्रिक्शन लग गया, अभी ए में ही करना है, बी में नहीं जा सकते, सी में नहीं जा सकते। तो ए में भाई साहब करते करते खत्म हो गया है और घास है नहीं, ठीक है। सो इतना ज्यादा उसको एग्जॉस्ट कर दिया है कि अभी वहां पे और कुछ भी नहीं उगेगा। When restrictions were imposed on pastoral movement, grazing lands came to be continuously used, यूज होने लगा, and the quality of pastures declined. तो ऑब्वियसली भाई साहब जो पास्चर की क्वालिटी होती थी वो डिक्लाइन होने लगी। इतना ज्यादा आप यूज करेंगे तो क्वालिटी रहेगा नहीं। Underfed cattle died in large numbers during the scarcities and famines. तो ये जो अंडरफेड कैटल था, इनके पास भाई साहब अभी पर्याप्त मात्रा में इनको चारा नहीं मिल रहा है। पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिल रहा है मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, अदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी, और इन मिनरल्स के डेफिशिएंसी के चलते ये छोटे छोटे बीमारियों के शिकार होते गए और बहुत बड़ी मात्रा में मरते गए, ठीक है। So pastoralists in India, this map indicates the location of only those pastoral communities mentioned in the chapter. There are many others living in various parts of India. ठीक है, तो जैसे आपका भाई साहब रायकाज हमने बोला कहां पे थे भाई साहब, देवर मोस्टली इन राजस्थान, ठीक है। मालधारीज देवर मोस्टली इन गुजरात, ठीक है। ढांगर्स देवर मोस्टली इन महाराष्ट्र, ठीक है। कुमार्स, कुरुबास एंड गोलास देवर इन बिटवीन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर हमने देखा भाई साहब गाडीज, ठीक है, एंड गुज्जर्स देवर इन जम्मू एंड कश्मीर एरिया, ठीक है। सो बोटियाज, गुज्जर्स, ठीक है, ये सारे जितने भी आपके थे दीज एरियाज को बिलोंग करते थे, ठीक है। How did pastoralists cope up with these changes? Pastoralists reacted to these changes in a variety of ways. Some reduced the number of cattle in their herds since there was not enough pasture to feed these large numbers. तो उन्होंने भाई साहब कैटल को कम कर दिया। Others discovered new pastures when movement to old grazing grounds became difficult. 1947, the cane and sheep herding Raikas, for instance, could no longer move into Sindh and graze their camels on the banks of Indus as they had done earlier. 1947 में भाई साहब देश का बंटवारा हो गया, इंडिया और पाकिस्तान बन गया, हमको आजादी मिली और साथ ही साथ ये पार्टीशन भी मिला, जिसके वजह से जो पास्चरलिस्ट होते थे रायकास जिसको हम बोलते थे राजस्थान के, जो उधर जाकर पास्चरल्स करते थे, अब उनका भी बंद हो गया, ठीक है। सो दैट वाज डिनाइड। द न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप देयर मूवमेंट्स, ठीक है, इनका मूवमेंट स्टॉप हो गया। इन रिसेंट ईयर्स दे हैव बीन माइग्रेटिंग टू हरियाणा वेयर शीप कैन ग्रेज ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड्स आफ्टर द हार्वेस्टर कट। तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू मूव इनटू हरियाणा। Some rich pastoralists began buying land and settling down, giving up their nomadic life. Some became settled peasants cultivating land. तो उन्होंने भाई साहब किसी ने तो अपना pastoralist का धंधा ही छोड़ दिया। They became peasants, they became farmers. Others took to more extensive trading. Many poor pastoralists, on the other hand, borrowed money from many lenders to survive. At times, they lost their cattle and sheep and became laborers working on fields or in small towns. Pastoralists not only continue to survive in many regions, their numbers have expanded over recent decades. ठीक है? When pasture lands in one place are close to them, they change the direction of their movement, reduce the size of the herd, combined pastoral activity with other form of income, and adapted pastoral in the modern world. तो obviously भाई साहब ये सारे changes pastoralism में हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है? Many ecologists believe that in dry regions and in the mountains, pastoralism is still ecologically the most viable form of life. ऐसे बहुत सारे इकोलॉजिस्ट हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जो ड्राई रीजन्स हैं और स्पेशली जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, ठीक है, वहां पे पास्चरलिज्म बेस्ट फॉर्मेट ऑफ लाइफ है, क्योंकि पास्चरलिज्म में किसी का भी नुकसान नहीं होता है। ये मतलब साइक्लिक तरीके से ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। जब तक ये नीचे मूव करते हैं तब तक यहाँ पे भाई साहब बर्फबारी होती है, और जब बर्फबारी खत्म हो जाती है तब तक यहाँ पे बहुत अच्छी घास तैयार हो जाती है। ऊपर चले जाते हैं तब तक यहाँ का घास जो है वो रिप्लेनिश हो जाएगा, ठीक है। सो मेनी इकोलॉजिस्ट और मेनी एनवायरमेंटलिस्ट बिलीव दैट पास्चरलिज्म इज अ गुड फॉर्मेट, ठीक है। ओके पीपल, हाउ डिड द पास्चरलिस्ट कोप विद द रीसेंट चेंजेस, ठीक है। तो आपके पास्चरलिस्ट पे भाई साहब क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स लोग थोड़े से इनसिक्योर हो गए भाई साहब, क्योंकि ये पास्चरलिस्ट क्या होते थे, मतलब ये
एक जगह पे ठहरते नहीं थे, एक जगह से दूसरे जगह भाई साहब जाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कोई भी क्राइम करके भाग सकते हैं, इनको कैसे ट्रेस करें भाई साहब, ठीक है। सो पास्चरलिस्ट एक प्रॉब्लम पोज करने लगे, तो ब्रिटिशर्स ने इन पे पाबंदियां लगा दी। ये पास्चरलिस्ट ज़्यादा करके क्या कर रहे थे, जंगल का एरिया यूज़ करते थे, तो इनके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, एक ग्रेजिंग टाइम फ्रेम रख दिया, फिर उस टाइम फ्रेम में इनको टैक्स देके आना जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी पाबंदियां इन पे लगा दी। तो इन सारे चेंजेस से, ये जो तमाम चेंजेस हुए, ठीक है, इससे ये कैसे कोप अप कर रहे थे, ठीक है। Pastoralists reacted to the changes in a various ways. Some reduced the number of cattle in their herds since there was not enough pasture to feed large numbers. तो भाई साहब बहुत बड़ी जो फौज थी पास्चर की, उसको उन्होंने आधा कर दिया भाई साहब, ठीक है, कि इतना हम कर खिलाएंगे कैसे, जब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हमको लगा दिए गए हैं, हाउ विल बी एबल टू फीड देम। अरे क्या दिख रहा है, दलाई लामा दिख रहे हैं, ओके। तो हाउ विल बी एबल टू फीड देम, ठीक है, ओके। सो दे रिड्यूस द नंबर्स। Others discovered new pastures when movement to old grazing grounds became difficult, ठीक है। सो बाकी लोगों ने क्या किया भाई साहब, इन्होंने नए पास्चर की खोज में निकल पड़े, नए जगहों पे खोज में निकल पड़े, जब ओल्ड पास्चर्स जो है तो डिफिकल्ट हो गए, जहाँ पे जाना एक्सेस मिलना मुश्किल हो गया, ठीक है। 1947 the cave and sheep herding Raikis for instance could no longer move into Sindh and graze their camels on the banks of Indus as they had done earlier। क्यों ऐसा हुआ रहेगा? पहले इंडस वैली के आजू बाजू बहुत फर्टाइल लैंड हुआ करता था और बहुत ही पास्चरेबल लैंड था, लेकिन द केम एंड शीप हर्डिंग राइकीज, ठीक है, फॉर इंस्टेंट कैमल एंड शीप हर्डिंग राइकीज, फॉर इंस्टेंट यहाँ पे कैमल होगा भाई साहब, सो दिस विल बी कैमल एंड शीप हर्डिंग राइकीज फॉर इंस्टेंस कुड नो लॉन्गर मूव इनटू सिंध, ये सिंध में नहीं मूव कर पा रहे थे, एंड ग्रेज देयर कैमल्स ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस, तो बैंक्स ऑफ द इंडस में अपने कैमल को ये ग्रेज नहीं करवा पा रहे थे एज दे हैड डन अर्लियर। वाई बोलो भाई साहब, वेरी गुड, ठीक है। तो भाई साहब इंडिया का हो गया था पार्टीशन, मतलब इंडिया का निवासी अभी पाकिस्तान नहीं जा सकता, पाकिस्तान का निवासी इंडिया में नहीं आ सकता, ठीक है। तो देयर वाज अ बॉर्डर विच यू कैन नॉट क्रॉस नाउ, ठीक है। सो एक बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड जहाँ पे पास्चरिंग रेगुलरली होती थी वो उनके हाथ से निकल गई, ठीक है। द न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप्ड देयर मूवमेंट, ठीक है। In recent years, they have been migrating to Haryana, where sheep can graze on agricultural fields after the harvest are cut. तो आज की तारीख में क्या हो रहा है, हरियाणा में काफ़ी सारा जो खेत होता है, खेती बाड़ी होती है, जब खेती बाड़ी खत्म हो जाती है तो उसमें जो बचा कुचा घास होता है उसमें एनिमल्स को ग्रेज करने दे दिया जाता है, ठीक है। तो एनिमल्स वहाँ पे जाकर ग्रेज करते हैं, इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइंग ह्यूमन लेबर टू क्लीन द फील्ड दे आर एम्प्लॉइंग एनिमल्स, बिकॉज एनिमल्स विल ईट अप द ग्रास एंड सेकेंडली दे विल ऑल्सो डू मैन्योरिंग, वो जो गोबर करेंगे उससे वैसा फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ओके। सो एक तीर में दो निशाने भाई साहब। सम रिचर पास्चरलिस्ट बिगैन बाइंग लैंड एंड सेटलिंग डाउन गिविंग अप देयर नोमैडिक लाइफ। तो बहुत सारे, तो ये सब रिएक्शंस हैं, देखो जो रिचर पास्चर जिनके पास थोड़ा बहुत पास्चर था, जो पास्चरलिस्ट थे, ठीक है, और जिनके पास थोड़ा सा पैसा था, दे स्टार्टेड बाइंग देयर ओन लैंड। तो अभी नोमैडिक लाइफ मतलब कैसा होता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहना, इसको हम बोलते हैं नोमैडिक लाइफ, ठीक है। सो एक जगह से दूसरे जगह तक भटकना, इसको हम बोलते हैं नोमैडिक लाइफ। क्या हुआ भाई साहब, कहाँ भटक रहे थे हैं? तो इन्होंने भाई साहब क्या किया, दे स्टार्टेड सम रिच पास्चरलिस्ट, उसको बंद कर दो ना भाई साहब, बिगैन बाइंग लैंड। तो इनके पास भाई साहब अभी इन्होंने क्या किया, फटाफट लैंड खरीदना चालू कर दिया, और नोमैडिक लाइफ जो इनका भाई साहब घूमने फिरने का लाइफ था, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, इसको इन्होंने बैन कर दिया, वहीं पे सेटल डाउन हो गए और एग्रीकल्चर वगैरह करने लगे, ठीक है, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था। सम बिकेम सेटल्ड पीजेंट्स, तो इन्होंने भाई साहब फार्मिंग चालू कर दी कुछ लोग, ठीक है, कल्टीवेटिंग लैंड। अदर्स टुक टू मोर एक्सटेंसिव ट्रेडिंग, कुछ भाई साहब धंधों में लग गए, ठीक है। सो पास्चरलिस्ट जो था, मतलब चरवाहे जो थे, ये अब नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि चरवाहों में अभी फायदा नहीं रहा, ठीक है। सो चरवाहों में अभी फायदा, मेनी पुअर पास्चरलिस्ट ऑन द अदर हैंड बोरोड मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स टू सर्वाइव, तो ये मनी लेंडर से पैसे लेते रहे सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। एट टाइम्स दे लॉस्ट देयर कैटल एंड शीप एंड बिकेम लेबरर्स वर्किंग ऑन फील्ड्स और इन स्मॉल टाउन्स, ठीक है। तो जब आप मनी ले रहे हैं, वापस नहीं कर पाएंगे तो आपको पास क्या बचेगा, जो एनिमल्स है उनको देना पड़ेगा आपको, है ना।
तो इन एनिमल्स को देने लगे वो, तो दे लॉस्ट देयर शीप, दे लॉस्ट देयर कैटल एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एज लेबरर्स इन स्मॉल टाउन्स, ठीक है। Pastoralists not only continue to survive in many regions, their numbers have expanded over recent decades. तो अभी थोड़ा सा recent decades में, कुछ सालों में इनके numbers में improvement दिख रहा है, ठीक है। When pasture lands in one place was close to them, एक मिनट, okay, so when pasture lands in one place was close to them, तो जहाँ पे भाई साहब pasture land close हुआ, ठीक है, they changed the direction of their movement, तो उन्होंने भाई साहब चेंज कर दिया अपना डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। एक जगह पे बंद हो गया, किसी भी कारणवश बंद हुआ हो, वहां पे घास खत्म हो गई हो, या भाई साहब वहां पे फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया गया हो, ठीक है, दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, तो उन्होंने भाई साहब मूवमेंट का अपने गाय भैंस को लेकर भाई साहब दूसरे जगह पे चले गए वो, ठीक है। रिड्यूस द साइज ऑफ द हर्ड, कंबाइंड पास्चरल एक्टिविटी विद अदर फॉर्म ऑफ इनकम एंड अडेप्टेड पास्चरल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये अडेप्ट करने लगे, मॉडर्न वर्ल्ड के टेक्निक से अडेप्ट करने लगे। सो कुछ लोग अभी भी पास्चरलाइज्ड हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट नोमैडिक एनीमोर, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट होना ये नहीं कर रहे अभी, ठीक है। दे आर स्टिल पास्चरलिस्ट, मतलब इनके पास अभी भी कैटल है, वो अभी भी चारा उनको देते हैं और अभी भी उनसे दूध या मीट पर्पसेस के लिए उनको यूज करते हैं, बट दे आर नो मोर पास्चर, अभी इनको भाई साहब चरवाने नहीं ले जाते हैं, ठीक है, ओके। Many ecologists believe that in dry regions and in mountains, pastoralism is still ecologically the most viable form of life, ठीक है। जहाँ पे ड्राई रीजन्स हैं और जहाँ पे भाई साहब माउंटेन्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, पास्टरलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ लाइफ, ऐसा इकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं। इकोलॉजिस्टों का मानना है कि भाई साहब यहाँ पे पास्टरलिज्म होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब आप माउंटेन में ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, तो जब आप ऊपर जा रहे हैं तो घास को खाते हुए जा रहे हैं, या नीचे आ रहे हैं तो घास को खा रहे हैं, इससे क्या होता है भाई साहब, वो फिर से नई घास उगेगी, ठीक है, नई घास उगेगी और वहाँ पे गोबर भी आएगा, तो फर्टिलिटी बढ़ेगी, जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी और ये इकोलॉजिकल बैलेंस को इंटैक्ट रखेगा। दिस विल बेसिकली मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस आउट देयर, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो अभी तक भाई साहब हमने देखा पास्चरलिज्म इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में जो पास्चरलिज्म था उसको देखा हमने। क्या लेकर चला गया? ओके, सो टिल नाउ वी हैव सीन पास्चरलिज्म इन इंडिया, नाउ वी विल सी पास्चरलिज्म इन अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में भाई साहब कैसे पास्चरलिज्म था? लेट अस मूव टू अफ्रीका वेयर ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पास्चरल पॉपुलेशन लाइज, ठीक है। पास्चरल पॉपुलेशन यहाँ पे है। 22 million Africans depend on some form of pastoral activity for their livelihood। तो एक बहुत बड़ी तादाद में अफ्रीकन्स जो है तो डिपेंड करते हैं किस पे भाई साहब? पास्टरल एक्टिविटी। 22 million people और रादर अफ्रीकन्स डिपेंड ऑन सम सॉर्ट ऑफ पास्टरल एक्टिविटी। पास्टरल एक्टिविटी मतलब चरवाहों को लेकर ये एक किसी पास्टरल एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। कम्युनिटीज लाइक बेदोइंस, बर्बर्स, मसाई, सोमाई, बोरान एंड तुर्काना, ठीक है, दीज आर पास्चरल कम्युनिटीज, ठीक है। ये भाई साहब प्रॉपर मतलब इनका हंटिंग होता है, ये अपने हर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये पूरे हर्ड को एक जगह से लेकर दूसरे जगह मूव करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दीज आर कम्युनिटीज, दीज आर ऑल पास्टरल कम्युनिटीज। बर्दुइंस, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान एंड तुर्काना, ठीक है, दीज आर बेसिकली पास्टरल कम्युनिटीज, ओके। मोस्ट ऑफ देम नाउ लिव इन द सेमी एरिड ग्रासलैंड्स और एरिड डेजर्ट्स, ठीक है। ज्यादा करके ये कहाँ पे रहते हैं भाई साहब? सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में और एरिड डेजर्ट्स में, एकदम सूखे जगहों पे रहते हैं, ठीक है। दे बेसिकली स्टे इन दीज प्लेसेस। दे रेज कैटल, कैमल, गोट्स, शीप एंड डोंकीज एंड दे सेल मिल्क, मीट, एनिमल स्किल एंड वूल। तो ये क्या क्या रेज करते हैं भाई साहब? कैटल, गाय भैंस, ठीक है, कैमल्स, ठीक है, गोट्स, क्योंकि डेजर्ट रीजन में है तो कैमल्स की जरूरत पड़ेगी, गोट्स, ठीक है, शीप एंड डोंकीज एंड दे सेल मिल्क,
मीट, एनिमल स्किल एंड वुल, ठीक है, ये सारी चीजें भाई साहब ये बेचते हैं, ठीक है। तो अफ्रीकन कंट्री में अभी भी बहुत बड़ी तादाद में पैस्टरलिस्ट हैं। सम ऑल्सो अर्न थ्रू ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, कुछ कुछ भाई साहब इनका ट्रेड और ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है। अदर्स कंबाइन पैस्टरल एक्टिविटी विद एग्रीकल्चर। जैसे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, अगर मेरे पास कैमल है और मैं डेजर्ट रीजन में रहता हूँ तो ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे भाई साहब कैमल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। धंधे के लिए भाई साहब मुझे ट्रेड के लिए कैमल की जरूरत पड़ेगी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में कैमल यूज हो रहा है। अदर्स कंबाइन पास्चरल एक्टिविटी विद एग्रीकल्चर। अभी अगर मैंने गाय भैंस पाल रखा है और अब मैं कहीं पे खेती बाड़ी कर रहा हूं, तो वहां पे मैं जब खेती बाड़ी करूंगा तो वो गाय भैंस को वो खेत खलियान का चीजें खाने दूंगा और उनके गोबर को मैं फर्टिलिटी के लिए यूज करूंगा अपने जमीन के उपजाऊता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। लाइक pastoralists in India, the lives of African pastoralists have changed dramatically over the colonial and post-colonial periods. तो बहुत बड़े चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है। Like pastoralists in India, the lives of African pastoralists have changed dramatically over the colonial and post-colonial periods, ठीक है। What have these changes been? We will discuss some of these changes by looking at one pastoral community, the Masai, in some detail, ठीक है। मसाई एक बहुत फेमस पास्टरल कम्युनिटी है, ठीक है। इट्स बेसिकली पूरा एक ट्राइबल क्लास ही है ये, ठीक है, इन अफ्रीका, ठीक है। अ व्यू ऑफ मसाई लैंड विद किलिमंजारो, ठीक है, इन द बैकग्राउंड। तो आपका भाई साहब किलिमंजारो है, मसाई कैटल हर्ड्स हैं ये, दिस इज बेसिकली मसाई कैटल हर्ड्स, ये चरवाहे लेकर जाते हैं भाई साहब, ठीक है। लिव प्राइमरली इन ईस्ट अफ्रीका, 300,000 इन सदर्न केनिया एंड अदर 150,000 इन तंजानिया। तो ये भाई साहब अफ्रीकन हर्ड्स हैं। दिस अफेक्टेड देयर लाइव्स इन टाइम्स ऑफ ड्राउट एंड इवन रीशेप देयर सोशल रिलेशनशिप्स। तो ड्राउट में भाई साहब इनका कैटल ही जगह है, तो कैटल को ही खाना नहीं मिलेगा, इनको भी खाना नहीं मिलेगा, तो इससे काफी सारे चेंजेस आ गए, ठीक है। रीशेप, वी विल सी हाउ न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस टुक अवे देयर लैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट। ये भी कॉलोनियल एम्पायर का पार्ट था, ठीक है। सो pastoralist communities in Africa, the insert shows the location of Masais in केनिया एंड तंजानिया। तो केनिया और तंजानिया में जो मसाइज हैं उनका भाई साहब ये दिखाया जा रहा है। Where have the grazing lands gone? One of the problems of Masais have faced is the continuous loss of their grazing lands. तो मसाइज का एक चैलेंज क्या है, धीरे धीरे जो उनका ग्रेजिंग लैंड है वो लुप्त प्राय होता जा रहा है, ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, ड्यू टू भाई साहब कम्युनिकेशन, ड्यू टू बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस फैक्ट्रीज, ड्यू टू अर्बनाइजेशन। इन सब चीज़ों की वजह से इनके जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं ये कंटिन्यूसली भाई साहब लॉस होते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, बिफोर कॉलोनियल टाइम्स मसाई एंड स्ट्रेच्ड ओवर अ वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ केनिया टू द स्टेप्स ऑफ तंजानिया। बहुत बड़े तादाद में ये फैले हुए थे बिफोर कॉलोनियल रूल, मतलब बिफोर द ब्रिटिशर्स केम हियर, ठीक है। In the late 19th century, European imperial powers scrambled for territorial positions in Africa, slicing up the region into different colonies. तो भाई साहब इसको different colonies में divide कर दिया गया, ठीक है। European imperial powers scrambled. European imperial powers अभी यहाँ पे अफ्रीका को लूटने सारे यूरोपियन पावर्स आ गए भाई साहब, ठीक है। यूरोपियन इंपीरियल पावर्स, ठीक है, स्क्रैम्बल्ड फॉर टेरिटोरियल पोजीशंस इन अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच था, तो सारे यूरोपियन कंट्रीज की आंख अफ्रीका पे थी और सब लोग मिलकर इसको लूटने आ गए। स्लाइसिंग अप रीजन इनटू डिफरेंट कॉलोनीज, तो इस पूरे रीजन को भाई साहब छोटे छोटे कॉलोनीज में बांट दिया, ठीक है। 1885 मसाई लैंड वाज कट इनटू हाफ विद एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश केनिया एंड जर्मन तंजानिया। तो आप देखो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन भी आया हुआ था, कहाँ पे, अफ्रीका में, और जर्मनी जो कहीं नहीं जाता था वो भी आ गया था, ठीक है। सारे यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर अफ्रीका को निचोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे मसाई लैंड का डिवीजन हो गया, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो गई। समझ लो ये अफ्रीका है भाई साहब, ये अफ्रीका में इतना बड़ा सा क्या था, मसाई लैंड था, यहाँ पे पास्चरिंग होती थी। यहाँ पे भाई साहब ब्रिटिशर्स ने बोला आधा लैंड हमारा, ये आधा लैंड भाई साहब जर्मनी का, ठीक है। तो ये मसाई लैंड अभी बढ़ गया, मतलब यहाँ के लोग यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ के लोग यहाँ नहीं जा सकते, जबकि वो दोनों एक ही कंट्री के लोग हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ये दोनों भी इंपीरियल पावर्स हैं, ग्रेट ब्रिटेन एंड जर्मनी। They have captured Africa. One half is being controlled by Great Britain, the other half is being controlled by Germany. So what they have said is ये जो आपका मसाई लैंड है ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते। Best grazing lands were gradually taken over for white settlement. तो जो ग्रेजिंग लैंड्स हुआ करते थे वहां पे व्हाइट लोग आकर बसने लगे, ठीक है। व्हाइट लोग मतलब यूरोपियंस आकर बसने लगे, ठीक है। एंड द मसाई वेर पुश्ड
into a small area in South Kenya and Tanzania. तो एक छोटे से एरिया में भाई साहब इनको पुश ऑफ कर दिया गया, ठीक है. Masai lost about 60% of their pre-colonial lands. तो before the arrival of colonies from Britain and Germany, ठीक है, जितना भी लैंड मसाइज का था फॉर बेसिकली आपके पास्चरलिस्ट के लिए, उसका 60% चला गया. दे लॉस्ट 60% ऑफ देयर लैंड, ठीक है. 19th century British colonial government in East Africa also encouraged local peasant communities to expand cultivation. तो colonial government थे जो ईस्ट अफ्रीका में, they also encourage local peasant communities to expand cultivation. कल्टीवेशन अगर बढ़ेगा तो पास्चरलिज्म कम होती जाएगी, है ना. कल्टीवेशन, अगर एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो बढ़ेगा तो पास्चरलिस्ट एक्टिविटी कम होती जाएगी. द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ईस्ट अफ्रीका encouraged local peasant communities to expand cultivation. As cultivation expanded, pasture lands were turned into cultivated fields. तो जो आपके pasture lands होते थे वो आपके cultivated fields में परिवर्तित हो गए. End of colonial rule हुआ अभी, ठीक है. End of colonial rule, situation had reversed, ठीक है. Okay. Large areas of grazing land were also turned into game reserves like Masai Mara and Samburu National Park in Kenya and Serengeti Park in Tanzania. तो अभी क्या हुआ भाई साहब, जैसे ही कॉलोनियल रूल खत्म हुआ तो आपके जितने भी जगह थे उनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, बड़े बड़े पार्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया. इट वाज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू बिग पार्क्स, ठीक है. पास्चरलिस्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर दीज रिजर्व्स. तो पास्चरलिस्ट की एंट्री भाई साहब यहाँ पे बंद थी. दे कुड नीदर हंट एनिमल्स नॉर गेज देयर हर्ड्स इन दीज एरियाज. ना ही वो एनिमल्स को हंट कर पाते थे और ना ही भाई साहब ग्रेजिंग करवा पाते थे, ठीक है. The Serengeti National Park created over 14,760 किलोमीटर ऑफ मसाई ग्रेजिंग लैंड, ठीक है. मसाई ग्रेजिंग लैंड में भाई साहब ये क्रिएट हुआ था 14,760 किलोमीटर ऑफ मसाई ग्रेजिंग लैंड में. लॉस ऑफ द फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज क्रिएटेड प्रेशर ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ लैंड दैट मसाइज वेर कन्फाइंड विद, ठीक है. तो स्मॉल एरिया ऑफ लैंड था, तो ये कितने एरिया पे फैला हुआ था, 14,760 किलोमीटर ऑफ मसाई ग्रेजिंग लैंड में ये आपका फैला हुआ है. लॉस ऑफ फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड, तो आपका फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड का भाई साहब लॉस हो गया, ठीक है. एंड वाटर रिसोर्सेज क्रिएटेड प्रेशर ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ लैंड दैट मसाइज वेर कन्फाइंड विद, ठीक है. कंटिन्यूअस ग्रेजिंग विद इन अ स्मॉल एरिया इनएविटेबली मेंट अ डेटियोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ पास्चर्स, ठीक है. तो आपका भाई साहब पास्चर का क्वालिटी धीरे 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 खत्म होने लगा. फॉडर वॉज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई, ठीक है. फीडिंग द कैटल बिकेम अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम पोज होने लगा, ठीक है, कैटल को फीड करना वगैरह. विदाउट ग्रास लाइव स्टॉक आर मैल नरिश्ड. अगर ग्रास नहीं मिलेगा तो जो लाइव स्टॉक होगा या जो कैटल होगा उसके पास भाई साहब मैल नरिशमेंट होगा, दे विल नॉट हैव एनफ ऑफ फूड, ठीक है. विच मीन्स लेस फूड अवेलेबल फॉर फैमिलीज. तो फैमिलीज के लिए लेस फूड अवेलेबल होने लगा. एंड देयर चिल्ड्रन. The areas hardest hit by drought and food shortage were in the vicinity of Amboseli National Park, which last year generated approximately 240 million Kenyan shillings, estimated about 3.5 million US dollars from tourism, ठीक है. तो ये जो एरियाज थे hardest hit by drought, ये सबसे ज्यादा ड्राउट एरिया थे. एंड फूड शॉर्टेज आर इन द विसिनिटी ऑफ अम्बोसेली नेशनल पार्क विच लास्ट ईयर जनरेटेड. तो ये आपका नेशनल पार्क है, ये भी रेवेन्यू जनरेशन होने लगा इसका, ठीक है. इन एडिशन द किलिमंजारो वाटर प्रोजेक्ट कट्स थ्रू द कम्युनिटीज ऑफ दिस एरिया बट द विलेजेस आर बार्ड फ्रॉम यूजिंग द वाटर फॉर इरिगेशन और लाइफ स्टॉक, ठीक है. तो ये लाइफ स्टॉक या इरिगेशन सब बैन होने लगा. मसाई आर ट्रेडिशनली नोमैडिक, तो पहले से ही ये नोमैडिक रहे. नोमैडिक मतलब बला 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 बला. व्हाट इज नोमैडिक? एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते रहते हैं. नोमैडिक मतलब परमानेंट, स्थिर नहीं है ये, एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है. हु डिपेंड ऑन मिल्क एंड मीट फॉर सब्सिस्टेंस, तो ये मिल्क और मीट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. हाई टेम्परेचर्स कंबाइंड विद लो रेनफॉल टू क्रिएट कंडीशंस which are dry, dusty and extremely hot. Drought conditions are common in this semi-arid land of equatorial heat. During such times, pastoral animals die in large numbers. जब भी ड्राई सीजन होता है बहुत बड़ी तादाद में पास्चरल एनिमल्स मारे जाते हैं, ठीक है. द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड. 19th सेंचुरी में अफ्रीकन पास्चरलिस्ट कुड मूव ओवर वास्ट एरियाज इन सर्च ऑफ पास्चर्स, ठीक है.
Pastures were exhausted in one place, they moved to a different area to graze their cattle. जैसे भाई साहब एक जगह पे पास्चर पूरा खत्म हो जाता था, they used to move to a different area. ठीक है. Late 19th century में colonial government began imposing various restrictions on their mobility. जैसे इंडिया में colonial government ने काफी सारे restrictions डाले, वैसे ही वहां पे भी colonial government ने इनके मूवमेंट पे restrictions डाल दिए. ठीक है. They imposed restrictions on them. Other pastoral groups were also forced to live within the confines of the special reserves. Boundaries of these reserves became the limits within which they could now move. तो ये आपके लिमिट्स बन गए जहां पे वो मूव कर सकते हैं. ठीक है. They were not allowed to move out with their stock without special permits. जब तक इनको भाई साहब स्पेशल परमिट ना मिले, इनका जाना आना सब बंद. ठीक है. It was difficult to get permits without trouble and harassment. और परमिट्स पाना भी इतना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा भाई साहब पापड़ बेलने पड़ते थे तब जाके परमिट्स मिलते थे. Those found guilty of disobeying the rules were severely punished. और जो भाई साहब डिसओबे करते थे विदाउट परमिट, अपने कैटल को भाई साहब चरा रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ो मतलब कार्रवाई की जाती थी. ठीक है. Pastoralists were also not allowed to enter the markets in white areas. तो वाइट एरियाज, वाइट डोमिनेट. तो भाई साहब फॉरेन कंट्रीज में आपका स्किन कलर को लेकर काफी डिस्क्रिमिनेशन है. तो मसाइज वे जनरली ब्लैक एंड दीज पीपल हु हैड कम फ्रॉम जर्मनी और फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, दे वर वाइट्स. तो दे यूज्ड टू बेसिकली कंडेम देम. दे इनके साथ इनका कोई लेना देना नहीं था. ठीक है. वाइट एरियाज मतलब ये आपके अफ्रीका में वाइट डोमिनेटेड कम्युनिटी के जो एरियाज थे वहां पे इनका एंट्री बंद हो गया भाई साहब. ठीक है. ओके. सो दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड. कोई भी बिजनेस में इनका पार्टिसिपेशन जीरो आउट कर दिया गया. दे विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. ठीक है. व्हाइट सेटलर्स एंड यूरोपियन कॉलोनिस्ट सॉ पास्टरलिस्ट एज डेंजरस एंड सैवेज पीपल विद हुम ऑल कॉन्टैक्ट शुड बी मिनिमाइज. जैसे इंडिया में इनको देखा जाता था, वैसे ही वही ट्रीटमेंट वहां पे अफ्रीका में भी किया जाने लगा. डेंजरस क्यों भाई साहब? ये मतलब नोमैडिक पीपल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं. एक जगह क्राइम किया और दूसरी जगह चले गए, ऐसा उन लोग मानने लगे. ठीक है. एज डेंजरस एंड सैवेज पीपल. तो इनका ये मानना था कि ये सिविलाइजेशन के लायक ही नहीं है. ठीक है. सैवेज पीपल विद हुम ऑल कॉन्टैक्ट शुड बी मिनिमाइज. तो इनका भाई साहब सारा जो कॉन्टैक्ट है इनके साथ हम मिनिमाइज कर दें, ऐसा इनका मानना था. ठीक है. ओके. न्यू टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन देम सडनली चेंज द लाइफ ऑफ पास्टरलिस्ट, adversely affected both their pastoral and trading activities. So ये इनको इम्पैक्ट करने लगा. पास्टरल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज को ये इम्पैक्ट करने लगा. देखो तो ये काम कर, वो साहिल खड़ के ना उसके बीच में आके बैठ जाओ उधर. हाँ एकदम गार्ड करके बैठना वैसा साहिल कर. ओए इसको क्यों नचा रहा है पाइप को? Pastoralists not only looked after animal herds but traded in various products. तो इन भाई साहब दूसरे प्रोडक्ट्स में ये ट्रेड भी करते थे. ठीक है. They used to trade in various products. The restrictions under colonial rule did not entirely stop the trading activities, but they were now subject to various restrictions. तो अलग अलग restrictions इन पे आने लगे भाई साहब. When pastures dry, drought affects the life of pastures. सबसे ज्यादा impact किसी drought से या सूखे से pastoralists होते हैं. ठीक है. Drought affects the life of pastoralists. When rains fall and pastures are dry, cattle are likely to starve unless they can be moved to areas where forage is available. Forage मतलब खाना. ठीक है. Where basically food is available. तो सबसे ज़्यादा impact animals होते हैं किसी drought से. ठीक है. So the worst impacted are animals and obviously pastoralists के जो animals होते हैं वो सबसे ज़्यादा impact होते हैं कभी भी drought से. ठीक है. Okay. They move from place to place. This nomadism allows to survive bad times and avoid crisis. ठीक है. तो नोमैडिज्म भाई साहब क्या होता है, अगर एक जगह पे हम रहेंगे तो क्या होगा भाई साहब, ड्राउट होगा. ठीक है. और ड्राउट होगा तो सब इंपैक्टेड हो जाएंगे, जो जानवर पाल रहे हैं वो भी और जो जानवर हैं वो भी. ठीक है. तो अगर नोमैडिज्म रहेगी मतलब एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअस मूवमेंट रहेगा, तो अगर यहाँ पे सूखा पड़ा तो यहाँ पे नहीं पड़ेगा, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो नोमैडिज्म इज अ बेनिफिट फॉर पास्टरलिस्ट. ठीक है. It helps them to avoid impacts of severeness of weather. ठीक है. Colonial period Maasai were bound down to a fixed area, confined within a reserve and prohibited from moving in search of pastures.
तो पूरे मसाइज को भाई साहब एक जगह पे ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। दे वर कट ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड फोर्स्ड टू लिव विद अ सेमी एरिड ट्रैक्ट प्रोन टू फ्रीक्वेंट ड्राउट्स। इसमें भाई साहब सेमी एरिड ट्रैक्ट था और जहां पे बार बार ड्राउट्स आ रहा था, ठीक है। Since they could not shift their cattle to places where pastures were available, large number of Maasai cattle died of starvation and disease in these years of drought. तो बहुत बड़ी तादाद में आपके मसाई कैटल मरने लगे. Since they could not shift their cattle to places where pastures were available, large number of Maasai cattle died due to starvation and disease in the years of drought. ठीक है. 1930 में भाई साहब क्या हो गया? मसाई in Kenya possessed 720,000 cattle, 820,000 sheep and 117,100 donkeys. इतने टोटल एनिमल पॉपुलेशन था, ठीक है. इन जस्ट 2 years of severe drought, 1933 and 1934, over half of the cattle in the Masai Reserve died. तो मसाई रिजर्व में मतलब मसाई के एरियाज में हाफ ऑफ द कैटल मर गए भाई साहब, ठीक है. Not all were equally affected. Masai lands, not all pastoralists were equally affected by the changes. Masai society was divided into 2 categories, ठीक है, elder and warriors. तो elders performed the ruling group and meeting in periodic councils to decide on the affairs of the community and settle disputes. तो जो भी elders थे मसाई कम्युनिटी में, they used to ठीक है, elders form the ruling group and meet in periodic council. तो periodically ये meet करते रहते थे to decide on the affairs of the community and settle disputes. Warriors consisted of younger people mainly responsible for the protection of the tribe. They defended the community and organized cattle raids. तो warriors भाई साहब younger people से बनते थे and they used to defend the tribe and carry out cattle raids. ठीक है, तो ये cattle raids carry out करते थे. Raiding was important in a society where cattle was wealth. तो यहाँ पे सोसाइटी में जहाँ पे कैटल वेल्थ था, यहाँ पे रेडिंग वाज इंपॉर्टेंट. इट इज थ्रू रेड्स दैट द पावर ऑफ डिफरेंट पास्टोरल ग्रुप्स वाज एक्सर्टेड. तो रेड्स होते थे, मतलब ये एक दूसरे पे आक्रमण करते थे. यंग मैन केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द मेंबर्स ऑफ द वॉरियर क्लास व्हेन दे प्रूव्ड देयर मैनलीनेस बाय रेडिंग द कैटल ऑफ अदर पास्टोरल ग्रुप्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन वॉर्स. ठीक है. They however were subject to the authority of the elders. So these are basically the warriors. Warriors wear traditional deep red shukas, brightly beaded Masai jewelry and carry 5-foot steel tipped spears. ये भाई साहब spears होते थे, तलवार इनके, ठीक है. Their long pleats of intricately plaited hair and tinted red with ochre. As per tradition, they face east to honor the rising sun. To administer the affairs of the Masai, the British introduced a series of measures that had important implications. तो ये Masais इनके लिए चैलेंज लगने लगे ब्रिटिशर्स को, एंड दे बेसिकली कुछ रूल्स लाए यहाँ पे. अपॉइंटेड chiefs on different सब ग्रुप्स ऑफ Masai. ब्रिटिश इम्पोज वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेडिंग एंड वॉरफेयर. तो ये रेड करना या वॉरफेयर करना, इस पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस मसाइज में ब्रिटिशर्स ने लगा दिए, ठीक है. Traditional authority of both elders and warriors was adversely affected. ठीक है. Chiefs appointed by the colonial government often accumulated wealth over time. They had a regular income with which they could buy animals, goods and land. They lent money to poor neighbors who needed cash to pay taxes. Many of them began living in towns and began involved in trade. Their wives and children stayed back in the villages to look after the animals. ठीक है. They had both pastoral and non-pastoral income. Social changes in the Masai society, ठीक है, occurred at 2 levels. क्या क्या levels थे भाई साहब? First, traditional difference based on age between the elders, warriors was disturbed through it. It did not break down entirely. पूरा टूटा नहीं है, ठीक है. Second, आपका क्या था भाई साहब? Social changes, new distinction between the wealthy and poor pastoralists developed. तो नया distinction आने लगा. जो wealthy pastoralists थे और पुअर पास्टरलिस्ट थे, उसमें डिविजन्स आने लगे मसाइज में, ठीक है. कंक्लूजन, सो वी सी दैट पास्टरल कम्युनिटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर अफेक्टेड इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, ठीक है, बाय चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड. तो जो भी चेंजेस आपके मॉडर्न वर्ल्ड में होते हैं, उन चेंजेस के चलते पास्टरल कम्युनिटीज जो डिफरेंट वर्ल्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में है, उनमें डिफरेंट तरीके के चेंजेस आते हैं, ठीक है. जैसे हमने इंडिया में चेंजेस देखे, वैसे कुछ चेंजेस हमने मसाई कम्युनिटी जो भाई साहब प्राइमरी कम्युनिटी थी कहाँ पे, अफ्रीका में, उसके अंदर भी चेंजेस देखे यहाँ.